हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं संदीप सिंह सुड्डा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पढ़ाई संसार पे। आज अपने बिहारी सतसई के पदों की व्याख्या और उनका विश्लेषण करेंगे। बिहारी सतसई में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न साधारण नहीं है। बिहारी सतसई जो सदा से ऐसे आई है कि ये तो गागर में सागर भरने वाली है। कि सत सैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, ऐसा कहा जाता है बिहारी सतसई के बारे में। तो आज आपको बिहारी सतसई के दोहे कराऊंगा। ये बिहारी सतसई के दोहे अगर आपने पढ़ लिए तो उसके बाद में कोई भी भर्ती से संबंधित प्रश्न कहीं से भी टप से टप प्रश्न आ जाए वो अपने इन पदों में से ही, इन व्याख्या में से ही आएगा। आप अपना रजिस्टर निकाल लेवे या फिर आपने जो बिहारी सतसई की पुस्तक ला रखी है वो निकाल लेवे और साथ साथ में जो जो चीजें मैं बताऊं वो ऐड करते जाएं। क्योंकि आजकल वो बात नहीं है कि सीधा सा प्रश्न जाता है निम्नांकित में अर्थ बताइए, पूछा जाता है निम्नांकित का अर्थ नहीं है। पेपर का लेवल है वो चेंज हो चुका है, तो उस हिसाब से ही अपने पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपने। ये जो बिहारी सतसई है ये मानो इसमें से आपके हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। ये बिहारी सतसई का प्रथम दोहा है भाई। ऐसे मान सकते हैं कि बिहारी सतसई की प्रथम पंक्ति है, मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो। इस पंक्ति पर रांगे राघव ने जीवनी लिखी थी बिहारी की। बिहारी की जीवनी किस नाम से लिखी थी? रांगे राघव ने। तो इसी पंक्ति के नाम से लिखी थी, मेरी भव बाधा हरो। पहला प्रश्न तो यही से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसने लिखी जीवनी? तो रांगे राघव ने लिखी थी। किस नाम से लिखी थी? तो मेरी भव बाधा हरो नाम से लिखी थी। अब पद है कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की जाई पड़े, जातन की जाई पड़े, श्याम हरित द्युति हुई। अब बिहारी एक तो कह रहे हैं, ये किससे प्रसंग कह रहे हैं? तो ये प्रार्थना कर रहे हैं राधा जी से। याद रख लेना, ये राधा जी से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? अब पहले इसके शब्दार्थ पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसका अर्थ करेंगे। भव बाधा मतलब सांसारिक कष्ट। ये जो भव बाधा का मतलब है सांसारिक कष्ट। नागरी का मतलब होता है चतुर या फिर श्रेष्ठ। सोई मतलब जो तन की जाई पड़े, अर्थात आपके शरीर की या तन की। जाई मतलब परछाई पड़ने से। श्याम जो हरित है वो द्युति हो जाते हैं, अर्थात हरित हो जाते हैं, द्युतिमान हो जाते हैं, अर्थात प्रकाशमान हो जाते हैं। अब इसमें बिहारी कह रहे हैं, ये कौन कह रहे हैं? तो बिहारी कह रहे हैं। बिहारी कहते हैं कि हे राधा नागरी, मेरे संसार की बाधा दूर कर दो। भव बाधा मतलब सांसारिक कष्ट या सांसारिक दुख। मेरे संसार के कष्ट है, मेरे संसार के दुख है, वो दूर कर दो। हे राधा चतुर, हे नाद राधा श्रेष्ठ, आपके तन की परछाई पड़ने से, तो आपके शरीर की परछाई पड़ने से तो श्याम जी है, श्याम जी है वो हरित हो जाते हैं। अब हरित मतलब है प्रसन्न हो जाते हैं। एक तो ये है हरित द्युति हुई, श्याम जी हरित है वो प्रसन्न हो जाते हैं। एक दूसरी बात यह है कि आपके तन की परछाई पड़ने से श्याम जी जो एक तो दुखी होते हैं वो श्याम होते हैं, अर्थात वो प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरी बात, आपके तन की जो परछाई है वो कैसी है? चमकदार है। और चमकदार होने से श्याम वर्ण वाले जो श्री कृष्ण है वो भी चमकीले हो जाते हैं।
श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण है वो भी क्या हो जाते हैं, तो वो भी चमकीले हो जाते हैं। आपके शरीर की परछाई पड़ने से, अर्थात सफेद रंग की चमकदार परछाई पड़ने से, ठीक है, और जो पीले रंग के श्री कृष्ण है और श्याम वर्ण है, तो पीला रंग जब काले रंग में मिलता है तो वो हरा हो जाता है। पीला रंग है वो श्याम वर्ण में पड़ता है ना, तो पीला और श्याम वर्ण दोनों मिलकर क्या हो जाता है, तो हरा हो जाता है। ये भी अर्थ आ रहा है। इसके कितने अर्थ आ रहे हैं? श्याम हरित द्युति हुई के 3 अर्थ आ रहे हैं, और 3 अर्थ आने के कारण इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा, तो इसमें श्लेष अलंकार हो जाएगा भाई। ये प्रश्न है वो पेपर में आया हुआ है और हर एक तीसरे एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो श्याम हरित द्युति हुई, ये जो प्रश्न है ये हर एक दूसरे, हर एक तीसरे, हर एक चौथे एग्जाम में ये पूछा ही जाता है। मेरी भव बाधा हरो राधना अग्री सोई, जातन की झाई पड़े श्याम हरित द्युति हुई। ठीक है, हे राधा नागरी, हे राधा श्रेष्ठ, आप मेरे संसार की बाधा को दूर कर दो। आपके तन की परछाई पड़ने से तो श्याम जी है वो प्रसन्न हो जाते हैं, श्याम वर्ण वाले हैं वो चमकीले हो जाते हैं, और पीले पर जो श्याम वर्ण पड़ता है इसके कारण हरा हो जाता है। तो 3 अर्थ आने के कारण इसमें अलंकार कौन सा आ जाएगा, तो श्लेष आ जाएगा। इससे संबंधित इतने प्रश्न ही पूछे जाते हैं। हाँ जी, अगला देखते हैं। अपने अंग के जानी के जोबन नरिपति प्रवीण, स्तंभ मन नैन नितंब को बड़ो इजाफो कीन। अब इसमें अपने अंग के जाने के जोबन नरिपति प्रवीण, यौवन रूपी राजा। अब इसके नायिका के अंगों का वर्णन है भाई, इसमें नायिका के अंगों का वर्णन है। इसमें नायिका के अंगों का वर्णन है, और नायिका के अंगों के बारे में क्या कहा गया है कि अपना अंग समझ करके यौवन रूपी जो राजा है वो बड़ा ही प्रवीण है, बड़ा ही कुशल है। वो क्या कर रहा है, जैसे यौवन बढ़ता है, जैसे राजा अपना क्षेत्राधिकार बढ़ाता है, राजा महत्वाकांक्षी होता है, तो वो अपनी जो सीमा होता है, राज्याधिकार होता है, वो बढ़ाता रहता है, सीमा को बढ़ाता है अपने राज्य को। उसी तरह ये यौवन रूपी राजा है, ये नायिका के स्तन को, मन को, नैन को और नितंबों को बढ़ा रहा है। ये इसका अर्थ है। ठीक है, इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा, तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा भाई। इसमें नायिका के अंगों का वर्णन है कि यौवन रूपी राजा है, ये अपना अंग समझ करके, और नायिका के स्तन, मन, नैन और नितंब है, इन सबको वो बढ़ा रहा है। ठीक है, अर्थात यौवन है वो यौवन बढ़ रहा है। जैसे राजा अपना क्षेत्र बढ़ाता है, उसी तरह यौवन है, यौवन भी अपना क्षेत्र है बढ़ा रहा है। तो इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा, तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा भाई। अगला देखते हैं। ऐरत टरत न बन परे, दई मरक मनु मेन, होड़ा होड़ी बड़ी चले, चितु चतुराई नेन। ऐरते टरत न बर परे, दई मरक मनु मैन। रत मतलब टरते नहीं, हटते नहीं है। टरत ने बन परे, दई मरक, मरक का मतलब होता है बढ़ावा, मनु का मतलब है मानो, मनु का मतलब है मानो, इस मनु का मतलब है मानो। मैन का मतलब है कामदेव, मैन का मतलब क्या हो जाएगा, कामदेव। होड़ा होड़ी बड़ी चले, ये जो होड़ा होड़ी है ये एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा है। होड़ा होड़ी क्या है, तो एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा है। बड़ी चले, चित्तू, चतुराई और नैन। अब इसमें नायक का स्वगत कथन है या फिर सखी का कथन है दूसरी सखी से, और किसके बारे में, नायिका के बारे में। किसके बारे में है ये भी याद कर लेना, तो नायिका के बारे में अपने रजिस्टर में नोट कर लेना। नायिका के अंगों का वर्णन है, या तो नायक स्वगत कथन अर्थात अपने मन में ही कह रहा है, या फिर सखी है वो दूसरी सखी से कह रही है, किसके बारे में, तो
नायिका के बारे में। क्या कह रही है कि ऐरत टरत ने बन परे बर परे, टालते हुए भी नहीं टलती, दई मरक मनुमेन, ऐसा लगता है मानो कामदेव बढ़ा रहा है, इसको बढ़ावा दे रहा है कामदेव। मरक मनुमेन अर्थात इसको बढ़ावा कौन दे रहा है? कामदेव दे रहा है। मानो कामदेव बढ़ावा दे रहा है, टालते से भी नहीं टलती है ये बात। तो ये मानो बढ़ावा कौन दे रहा है? कामदेव दे रहा है। कैसे दे रहा है? होड़ा होड़ी बड़ी चले, आपस में होड़ा होड़ी चल रही है। किसकी? हरिदय की। चितु मतलब हरिदय, चतुराई और नैन का मतलब है नेत्र। चतुराई बढ़ रही है, चतुराई कह रही, नायिका की चतुराई कह रही है मैं बढ़ूंगी। आंखें सुंदर हो रही है तो आंखें कह रही है कि मैं बढ़ूंगी। और हरिदय अर्थात हरिदय साफ सुथरा, हरिदय पवित्र हो रहा है, तो हरिदय कह रहा है कि मैं बड़ा होऊंगा, मैं फैलाव करूंगा। हरिदय का मतलब होता है कोमल हरिदय। हृदय के साफ सुथरे कहते हैं ना कि बड़े दिल वाला होता है, तो बड़े दिल हृदय कहता है मैं बढ़ाव करूं, आंखें कहती है मैं बढ़ाव करूं, और चतुराई कहती है मैं बढ़ाव करूं। नायिका की आंखें, नायिका की चतुराई और नायिका का हृदय है, ये आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहा है। और इसको बढ़ावा कौन दे रहा है? मानो इसको बढ़ावा कौन दे रहा है? कामदेव दे रहा है। समझ में आया? अरेत टरत ने बन परे अर्थात टालते हुए भी नहीं टलती है, मानो बढ़ावा कौन दे रहा है? तो कामदेव बढ़ावा दे रहा है। घोड़ा ओड़ी बड़ी चले अर्थात इन दोनों में तो प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, इन सब में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, हृदय में, चतुराई में और आंखों में। आंखें हैं वो बढ़ रही है, चतुराई बढ़ रही है, और साथ साथ में हृदय भी बढ़ रहा है। तो इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा भी। हेतु उत्प्रेक्षा आपकी डिटेल वाइज इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, सिर्फ इतना याद कर लेना, हेतु उत्प्रेक्षा न होकर उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें। दूसरी बात, हृदय में, चतुराई में और आंखों में प्रतिस्पर्धा हो रही है। हृदय, आंखें और चतुराई प्रतिस्पर्धा नहीं करती। इसमें मानवीय चेतनाओं का आरोप होने के कारण संपूर्ण पद में मानवीकरण अलंकार है भाई। ठीक है, बाकी अनुप्रास अलंकार तो लगभग ही होता है, ये याद ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें अलंकार के साथ साथ एक उत्प्रेक्षा अलंकार याद कर लेना, सीधा सीधा पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये कथन पूछा जा सकता है, कौन किसके बारे में कह रहा है? कह रहा है तो नायिका के बारे में, या सोच रहा है नायिका के बारे में, या तो नायक, या फिर एक सखी दूसरी सखी से कह रही है। किसके बारे में? तो नायिका के बारे में कह रही है। ठीक है, अगला जो पद पढ़ते हैं, ओरे ओप कनी नीकनु, गनी धनी सरताज, मनी धनी के नेह की, बनी छनी पटलाज। छनी पटलाज। ओरे ओप, ओप का मतलब है आभा, कनी नूक, कनी नीकनु मतलब पुतलियों से, गनी धनी सरताज, धनी का मतलब है पत्नी, सरताज मतलब मुखिया या मुख्य। मनी, मनी का मतलब है जैसे मणि है वो धनी के नेह की अर्थात पत्नी के प्रेम की, धनी के प्रेम। बनी छनी पटलाज, छनी का मतलब घूंघट में, छनी का मतलब क्या है? तो छनकर, जैसे छनकर या फिर पटलाज है, घूंघट में छनी मतलब छनकर, छनकर छनकर है, पटलाज घूंघट में। ओरे ओप कनी नूक नु, ये जो नायिका की प्रशंसा की जा रही है सखी द्वारा, नायिका की प्रशंसा की जा रही है किसके द्वारा? तो सखी द्वारा। सखी द्वारा नायिका की प्रशंसा की जा रही है कि ओरे ओप कनी निकनु अर्थात पुतलियों में एक प्रकार की आभा चमक रही है। पुतलियां हैं, कनी निकनु का मतलब होता है पुतलियां। गनी धनी सरताज, जो आंखें हैं वो इतनी ज्यादा आभा युक्त है, नायिका की आंखें हैं वो इतनी ज्यादा आभा युक्त है। गनी धनी सरताज, ऐसे लगता है तो ये तो पत्नी है, ये तो नायक की प्रिय पत्नी है, या फिर नायक की प्रिय पत्नी है, मुख्य पत्नी है, मान सकते हैं इसको। ये ऐसे लगती है जैसे मनी गनी के नेह की अर्थात बादलों के प्रेम की, एक प्रकार से ये जो नीलम है, नीलम नाम का नीले रंग का या नीलम रत्न है, वो छनी पटलाज, ऐसे लगता है जैसे वो जो घूंघट निकाले हुए जो नायिका, घूंघट में से जो आंखें दिख रही है, पुतलियां दिख रही है,
वो ऐसे लग रही है जैसे ये नायिका है, और नायिका के मुख से ये जो आंखें हैं, ये जो आंखें हैं, ये किसके समान लग रही है? नीलम के समान लग रही है। ये जो नायिका की आंखें हैं, वो नायिका की आंखें किसके समान लग रही है? नायिका की आंखें किसके समान लग रही है? तो नायिका की आंखें नीलम के समान लग रही है। कितनी बड़ी कल्पना है। बिहारी के बारे में कहा जाता है कि पूरे यूरोप में बिहारी सतसई के बराबर की कोई रचना नहीं है। पूरे यूरोप में बिहारी सतसई के बराबर की कोई रचना नहीं है, ऐसा कहा जाता है। तो ओरे ओप कनी नीकनु गनी धनी सरताज, अर्थात इनकी जो पुतलियां है वो इतनी सुंदर लग रही है, और ये मुख्य रानी बनी बैठी है। तो मनी धनी के नेह की बनी छनी पटलाज, वो जो घूंघट से छन छन करके उनकी जो आंखें हैं वो ऐसे सुंदर दिख रही है मानो क्या हो, तो वो मणि हो, अर्थात क्या हो, वो नीलम नाम की रत्न हो। नीली आंखें इस प्रकार सुशोभित हो रही है जैसे नीलम नाम का रत्न हो गई। नीलम, नीलम का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ? नीलम नाम का रत्न हो। वैसे ये आंखें इस प्रकार सुशोभित हो रही है जैसे नीलम नाम का रत्न हो गई। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सनी कज्जल चख झक लगन उपजो सुदिन स्नेहु, क्यों न नृपति वे भोगवे लही सुदेशु सब देहु। अब सनी कज्जल चख झक लगन उपजो सुदिन स्नेहु, क्यों न नृपति वे भोगवे लही सुदेशु सब देहु। अब इसमें क्या है कि पहले तो इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। शनि, यहां शनि ग्रह है। कजल, कज्जल का मतलब यहां काजल है। चख मतलब नेत्र है। जक मतलब मीन या फिर मछली है। लगन का मतलब जैसे यहां लगना है या लग्न है, लग्न होता है ना समय। उपजो सुदिन स्नेहु, अच्छा अवसर है। सुदिन मतलब अच्छा अवसर। स्नेहु का मतलब है प्रेम। क्यों न नृपति, नृपति मतलब है यौवन रूपी राजा। नहीं सॉरी, ये जो नृपति है ना, ये नरपति का अर्थ यहां राजा है। मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के और सेकंड ग्रेड के पेपर में आया हुआ है, और ये पूछा गया था, वो वाला प्रश्न ही मैं बताऊंगा आपको। नृपति का अर्थ यहां सिर्फ राजा, अभी सोच लेना, आगे मैं पूरी डिटेल बताता हूं। वे भोगवे अर्थात है राजा भोग करता है, भोग करता है या फिर राजा बनता है, कहने का मतलब है। लही सुदेशु सब देहु, देहु का मतलब है यहां नायिका का शरीर। ठीक है, भोग करना। अब ये जो सखी का कथन है नायिका से, देख लो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। पहला इंपॉर्टेंट तो यही नोट कर लेना अपने गाइड में कि ये कथन किसका है, तो ये सखी का कथन है। किससे? नायिका से। अब क्या होता है कि एक तरफ तो नायक है, ठीक है, एक तरफ तो नायक है। मैं दोबारा बना देता हूं चित्र, इससे आप थोड़ा सा और समझ जाओगे। ये नायक है मान लो, और ये नायिका है। ठीक है, ये मुख्य, ये नायक और नायिका बना रहा हूं मैं साधारण तौर से समझा रहा हूं। ठीक है, सनी कज्जल चख झक। ठीक है, अब जब नायिका ने क्या है कि सनी और कज्जल, सनी रूपी काजल, अब आंखों में नायिका ने क्या लगा रखा है, तो काजल लगा रखा है, और काजल आंखों में क्या लगा रखा है, तो काजल लगा रखा है। काजल कौन से कलर का होता है, तो काले कलर का, तो सनी से तात्पर्य बताया यहां। चख और झक, चक अर्थात जो नेत्र है वो किसके समान है, तो मीन के समान है। अब लगन उपजो सुदिन स्नेहु, अब क्या होता है कि पहला अर्थ तो मैं आपको नायक नायिका से संबंधित ही बता दूं कि क्या है कि सखी कह रही है नायिका से कि आपने जो आंखों में, चक मतलब नेत्र, और आंखों में क्या लगा रखा है, तो काजल लगा रखा है। आंखों में क्या लगा रखा है, तो काजल लगा रखा है। अब आंखों में काजल लगा रखा है ना, ये कितना अच्छा अवसर है। एक तो आंखों में काजल लगा रखा है, और ऊपर से क्या है कि क्यों न नृपति वे भोगवे लगी सुदेशु सब देहु। ये जो देह रूपी जो आपका शरीर है, शरीर रूपी ये जो राज्य है, इसको क्यों नहीं नृपति भोगेगा, अर्थात
आपके जो काजल के कारण है नायक की नजरें आपसे मिल रही है, आपके काजल के कारण है नायक की नजरें आपसे मिल रही है, और ऐसा शुभ अवसर दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा शुभ अवसर कब आता है, जब शनि किस में प्रवेश करता है, तो मीन में, मीन लग्न में शनि या मीन नक्षत्र में शनि जब प्रवेश कर जाता है, और उस समय अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, वो निश्चित तौर से क्या कहलाता है, राजा कहलाता है। वो निश्चित तौर से क्या कहलाता है, तो वो राजा कहलाता है। अगर मीन लग्न में जब शनि प्रवेश कर जाता है ना, मीन लग्न में जब शनि प्रवेश कर जाए और उस समय कोई बच्चा जन्म लेता है, वो निश्चित तौर से क्या बनता है, तो वो राजा बनता है। अब वैसे ही राजा बनता है, तो यहां क्या है कि तुम्हारी आंखें किससे मिल रही है, तो तुम्हारी आंखें नायक से मिल रही है, ठीक है, और तुम्हारी आंखों में क्या है, तो काजल है। तो तुम इस दिन को क्यों न भोग करो, तुमने क्यों इस दिन को भोग करो, अर्थात तुम्हारी आंखें नायक से मिल रही है, और ऐसा मीन लग्न है, वो ऐसा मीन लग्न जो होता है उसमें जब शनि प्रवेश कर जाता है, अर्थात काजल लगाए हुए, ऊपर से आंखें मिल रही है दोनों की, आपने काजल भी लगा रखा है, तो काजल जब मीन लग्न में प्रवेश करता है, तो क्या है कि वहां उस समय जब कोई बच्चा जन्म लेता है, तो वो राजा बनता है। तो आपके तो ये कितना अच्छा अवसर है, और ऐसा अवसर है, तो इस अवसर पे क्यों न आप दोनों भी प्रेम कीजिए, कहने का मतलब है। तो प्रेम करने का तात्पर्य यहाँ क्या है कि जैसे मीन लग्न में शनि प्रवेश करता है तो वो बच्चा राजा बनता है, उसी प्रकार आप भी क्या है कि आपका जो ये अवसर है, इसमें आप इस प्रेम को बढ़ा सकते हैं। अब ये शनि कज्जल से और राजा से संबंधित, तो ये सुदेश है, राज्य है, ठीक है, और नायक नायिका से संबंधित ये क्या है, तो देह है। इसमें याद रख लेना, नोट कर लेना, नायक का राजा के रूप में चित्रण नहीं है, राजा के रूप में चित्रण नहीं है। नायक का या नायक के राजा के रूप में चित्रण नहीं है, नायक कोई राजा नहीं है, लेकिन जब मीन लग्न में शनि प्रवेश करता है, तब उसमें जो बच्चा जन्म लेता है वो क्या कहलाता है, वो राजा कहलाता है, ठीक है। तो ऐसा शुभ लग्न है। अब यहां बिहारी के ज्योतिष शास्त्र की भी बात कही गई है। बिहारी का यहां क्या प्रकट होता है, परिलक्षित होता है, तो ज्योतिष ज्ञान परिलक्षित भी होता है। देखो, वो ज्योतिष ज्ञान की मीन लग्न में जब शनि प्रवेश करता है ना, तो उस समय अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, तो वो क्या कहलाता है, हमेशा राजा ही कहलाता है। तो ज्योतिष शास्त्र का भी ज्ञान है यहाँ बिहारी का, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है ये। इसके अलावा अपने पढ़ते हैं आगे। सालती है नटसाल सी, क्यों हूं निकसती नाही, मनमथ नेजा नोकसी, खुबी खुबी जिये माही। अब नायक का नायिका की सखी से कथन है, किसके बारे में, नायिका के बारे में, याद कर लेना। ये नायक है, वो नायिका की सखी को नायिका की प्रशंसा कर रहा है, या नायिका की सखी से कह रहा है नायिका की प्रशंसा के शब्द। तो वो शब्द कौन से हैं, पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं, उसके बाद में इसका अर्थ देखते हैं। सालती है नटसालसी, सालती है मतलब चुभती है, नटसालसी अर्थात बाण या कांटे की तरह, क्यों हूं निकसती नाही अर्थात ये निकलती क्यों नहीं, मनमथ ने जा नोकसी है, ये तो खूबी खूबी जिये माही अर्थात ये तो आभूषण की तरह चुभती ही जा रही है, ठीक है। सालती है नटसालसी, क्यों हूं निकसती नाही, मनमथ नेजा नोकसी, खूबी खूबी जिये माही अर्थात अब ये जो नायिका है, ये जो नायिका है, मैं इसकी आंखें बना देता हूं ताकि आप, और ये इसके नाक है, और ये इसके मुख है, ये इसके दांत है। अब नायिका के दांत के बारे में ये ज्यादा देखोगे तो भाई आपको ऐसे लगेगा ये कोई नायिका होती है क्या, ये तो कंकाल है। चलो मैं सीधे अर्थ बता देता हूं, ठीक है, आंखें बना देता हूं, उसके बाद में आप पता लगा सकते हो। ये आंखें, ये नाक है, ठीक है, और ये होठ है,
इसमें आपको कुछ मैं आपको ये दांत बता देता हूं, अब आप इसमें समझ जाओगे जो भी है, ठीक है। चेहरा जो भी आपने हिसाब से बना सकते हैं। अब नायक अपनी नायिका के बारे में सखी से कह रहा है कि सालती है मतलब चुभती है, नट सालसी अर्थात बाण की तरह, निकसती नाही वो निकल नहीं रही है, वो चुभती रहती है बाण की तरह, निकलती नहीं है। वो कैसे चुभती रहती है? मनमथ ने जा नोकसी अर्थात ये तो कामदेव की ध्वजा की नोक के समान, या फिर कामदेव के बाण की नोक के समान ये चुभ रही है। खुबी खुबी जिये माही, ये तो चोप का आभूषण है ना, ये जो आभूषण है, ये दांत का जो चोप आभूषण है, ये चुभता ही जा रहा है। जिये माही, और कहां चुभता जा रहा है? मेरे हृदय में चुभता जा रहा है। अर्थात नायिका की मुस्कान के बारे में जिक्र है भाई, याद कर लेना। नायिका की मुस्कान के बारे में जिक्र है, नायिका की हंसी के बारे में जिक्र है। जब नायिका हंसती है तो नायक कहता है कि सालती है नट सालसी, अर्थात ये जो चुभती है बाणिया कांटे की तरह, निकल नहीं रही है, मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ रही है। मनमथ ने जा नोकसी, ये तो कामदेव के बाण की नोक के समान, कामदेव के ध्वज के बाण की नोक के समान। खुबी खुबी जियमाई, ये जो दांत का जो आभूषण चोप है, ये मेरे हृदय में चुभ रहा है, ठीक है। तब यहां कौन सा अलंकार हो जाएगा? देखो यहां अलंकार कौन सा हो जाएगा? तो संपूर्ण दोहे में उपमा अलंकार हो जाएगा। और खुबी खुबी, एक खुबी का अर्थ तो चोप है और एक खुबी का अर्थ चुभना है, तब यहां यमक अलंकार हो जाएगा। दोबारा देख लो, नायिका की हंसी को देखकर नायक नायिका की सखी से कहता है कि ये तो चुभती है बाण की तरह, निकल ही नहीं रही है। ये तो मनमथ ने जा नोकसी अर्थात कामदेव के बाण की नौका के समान ये जो चोप है, ये मेरे हृदय में चुभ रहा है, ये मेरे हृदय में चुभ रहा है। तो यहां कौन सा अलंकार हो जाएगा? एक तो उपमा अलंकार, एक यमक अलंकार हो जाएगा। और इसमें कौन किसको कह रहा है, किसके बारे में कह रहा है? तो नायक कह रहा है नायिका की सखी से। किसके बारे में कह रहा है? तो नायिका के बारे में कह रहा है, ठीक है। ये देखो, ये चोप है भाई। बाकी इसका चेहरा जो भी आप अपने हिसाब से बना लेना, सुंदर को जो भी हो। हाँ जी, जुवती, जुवती का मतलब युवती। जोन में अभी सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ है, यही तो प्रश्न आया है, ये प्रश्न है जोन का क्या अर्थ होता है। अभी सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ है आरपीएससी का, और उसमें ही प्रश्न पूछा गया इस जोन का क्या अर्थ है। जोन का क्या अर्थ है? तो चांदनी है। जुवती जोन में मिल गई, नेक न होती लखाई। अब लखाई का मतलब लक्षित या फिर दिखना है, दिखना। सौंधे के डोरे, सौंधे का मतलब सुगंध, डोरे के मतलब सहारे। अली चली संग जाई, अली मतलब सहेली या सखी भ्रमर, संग चली जाई, साथ साथ जा रही है, साथ साथ अली जा रही है। अब मैं आपको बता दूं कि ये क्या है, ये चांदनी रात है, ठीक है। इसकी धीमी 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 चांदनी गिर रही है, ठीक है। धीमी 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 इसमें चांदनी गिर रही है, और यहां नायिका है, ठीक है। नायिका मैं तो ऐसे ही बनाऊंगा नायिका, ठीक है। थोड़ी और, ऐसे इसके हाथ है, ठीक है। नायिका है, वो चांदनी रात में जब जा रही है तो नायिका अर्थात युवती जोन में मिल गई, अर्थात चांदनी, ये जो चांदनी है, इस चांदनी में युवती इस प्रकार मिल गई, नेक न होती लिखाई, अर्थात ये दिख ही नहीं रही है। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि नायिका भी गोरी है, गोर वर्ण की है, और चांदनी भी चांदी रंग की होती है, तो ये दोनों एक में एक हो गई। अब क्या हुआ कि इसके पीछे पीछे अली चल रही है। अली का मतलब है एक तो सखी चल रही है, और एक अली का मतलब होता है भ्रमर चल रहा है, भ्रमर फूल की कोशिश में। अब इसके पीछे पीछे ये जो सखी चल रही है ना, ये सखी नायिका को देख ही नहीं पाती। क्यों देख नहीं पाती? क्योंकि चांदनी और जो नायिका है ये दोनों एक में एक हो गई है। अब चांदनी और नायिका जो एक में एक हो गई, तो ये नायिका को पहचाने कैसे सखी? अब ये जो सखी है
ये नायिका को पहचान कैसे रही है? सोंदे के डोरे लगे, गले में जो एक उन्होंने डोरा पहन रखा है, और वो डोरा क्या है? वो खुशबूदार है। ये जो डोरा है ये खुशबूदार है, और इस खुशबू के डोरे के खुशबू के सारे सारे जो नायिका है वो नायिका के पीछे सखी चल रही है। समझ में आया कि अली चली संग जाई सोंदे के डोरे लगे, अर्थात चांदनी रात है, चांदनी रात में नायिका जा रही है, उसके पीछे पीछे उसकी सखी जा रही है, और सखी जा रही है तो सखी को नायिका दिख ही नहीं रही। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि चांदनी और नायिका एक में एक हो गई है, लेकिन फिर भी सखी उसके साथ साथ जा रही है। कैसे जा रही है? वो खुशबू के सारे सारे साथ साथ जा रही है। कौन सी खुशबू के सारे? गले के डोरे की खुशबू के सारे सारे। ठीक है, जो डोरा है, गले में जो डोरा पहन रखा है, अर्थात गले में जो सहारा पहन रखा है, गले में जो डोरा पहन रखा है, उसके सहारे सारे वो उसके पीछे 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 जा रही है। कितनी बड़ी कल्पना है! क्या है ये अतिशयोक्ति है, भयंकर फेंकी गई है भाई। ये बिहारी जी के द्वारा भयंकर तौर की अतिशयोक्ति है। ये भयंकर तौर की अतिशयोक्ति ऐसे थोड़ी हो सकता है कि गायब भी हो जाए, दिख ही नहीं, चांदनी रात में नायिका दिख ही नहीं रही, और सिर्फ डोरे के सारे सारे नायिका उसके पीछे पीछे चल रही। तो ये क्या है? एक प्रकार की ये अतिशयोक्ति है भाई। ठीक है, अतिशयोक्ति किसी भी बात का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वो अतिशयोक्ति है। अब इसमें देखो, एक तो इसमें भ्रांति हो रही है, नायिका की सखी को भ्रांति हो रही है कि ये नायिका है कि नहीं है। देखो, नायिका दिख रही है कि नहीं दिख रही चांदनी रात में, ये भी कंफर्म नहीं है। और एक दूसरा इसका अर्थ है कि भ्रमर भी चल रहा है उसके पीछे पीछे, भंवरा है, वो भंवरा भी उसके पीछे पीछे चल रहा है खुशबू के सहारे सारे। उसको खुशबू दिख रही है, खुशबू लग रही है, फूल की खुशबू के सारे सारे, क्योंकि उसके गले में जो उन्होंने डोरा पहन रखा है वो कोई खुशबू का डोरा है, तो उस खुशबू के सारे सारे पीछे पीछे भ्रमर भी चल रहा है। बोलो कितनी बड़ी कल्पना! भ्रमर तो कहां किस पे बैठता है? फूलों पे बैठता है, खुशबू के सारे वो फूलों पर बैठता है। यहां भ्रमर किसकी तरफ आकर्षित है? तो नायिका की तरफ आकर्षित है। किसके कारण? इस खुशबू के कारण। नायिका तो दिख ही नहीं रही है, खुशबू दिख रही है, तो इसके पीछे पीछे भ्रमर भी चल रहा है। तो अली के दो अर्थ आने के कारण, एक तो सखी आ रहा है, एक भ्रमर आ रहा है, इसके कारण तो इसमें हो जाएगा श्लेष अलंकार। भ्रांति हो रही है सखी को और भ्रमर को, इसके कारण इसमें भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। और बिहारी जी द्वारा भयंकर तौर से एक प्रकार से कह सकता है गप लगाई गई है, इसके कारण यह क्या हो जाएगा? ये अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। हाँ जी भाई, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ऐसे अतिशयोक्ति है, इसी के कारण तो कहा गया है कि बिहारी के पद है उसके समान पूरे यूरोप में बिहारी सतसई के समान कोई रचना नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपने। हो रीझी लखी रीझी हो, छबी ही छबीले लाल, सोन जूही सी होती द्युति, मिलत मालती माल। हो रीझी अर्थात हो का मतलब मैं, रीझी मतलब रीझ गई, हो रीझी मतलब मैं रीझ गई। लखी हो रीझी लखी रीझी हो, छबी ही छबीले लाल, छबी मतलब है सुंदरता पर, छबीले लाल पर है मतलब है नायक पर। छबीले नायक कौन है? नायक है। छबीला नायक कौन है? तो छबीला लाल कौन है? तो नायक है। कि मैं रीझ गई देख करके, मैं रीझी लखी रीझी हूं, अर्थात लाख बार मैं रीझ गई हूं, छबी ही छबीले लाल, छबीले लाल पर मैं रीझ गई। किस पर? तो सुंदरता पर, छबीले लाल की सुंदरता पर मैं रीझ गई। सोन जूही सी होती द्युति, द्युति का मतलब है चमकदार, सोन जूही सी होती द्युति, मिलत मालती माल, मालती की माला से जब सोन जूही की बेल मिलती है ना। अब यहां देखो कथन है, सोन जूही मतलब पीले फूल वाली जो बेल होती है ना, वो चमक से मिलने के कारण, सुंदरता से मिलने के कारण क्या हो जाती है? मालती की माला के समान हो जाती है। अब देखो इसमें कैसे परिवर्तन आ रहा है। नायक है, ठीक है, नायिका है, ये नायक है और ये नायिका है, ये दोनों एक दूसरे की सुंदरता पर मोहित हो गए। ये जो नायक है इसकी सुंदरता पर है नायिका मोहित हो गई। अब पीले रंग की सुंदरता पर, अर्थात ये पील वस्त्र धारण कर रखे, इन्होंने कौन से वस्त्र धारण कर रखे? नायक ने तो पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। और इस पर जो गौर वर्ण की जो ये जो नायिका है,
गौरवर्ण की नायिका है, ये जब देखती है ना तो क्या होता है कि ये जो गौरवर्ण की चमकदार, इस पे और ज्यादा चमक पड़ती है तो दोनों ओरे सफेद सफेद हो जाता है, कहने का मतलब है। तो सोनजुई सी होती द्युति मिलत मालती माल, अर्थात मालती है जो सफेद रंग की बेल होती है मालती, सोनजुई सी होती द्युति मिलत मालती माल, अर्थात जब मालती की माला में ये जो मालती की माला ये सफेद रंग की होती है, ठीक है, और इस पे जब चमक पड़ती है तो वही भी कौन से रंग की हो जाती है, मालती की माला भी कौन से रंग की दिखती है, पीले रंग की खुशबू वाली माला की तरह दिखती है। मालती की माला पीले रंग की फूलों की तरह माला हो जाती है। दोबारा देखो, ये जो मालती है, ठीक है, इसकी सुंदरता इसके ऊपर मोहित हो रही है ना, तो ये सफेद रंग रहता ही नहीं, सफेद की जगह कौन सा रंग हो गया, पीला रंग हो गया, चमकीला हो गया। अब सफेद रंग है, सफेद रंग चमक के कारण कौन सा हो गया, पीला हो गया। नायिका है, नायक की सुंदरता के कारण, नायक है, नायिका है वो नायक की सुंदरता के कारण क्या हो गई, तो प्रसन्न हो गई या फिर रीझ गई, है ना समझ में। नायिका है वो नायक की सुंदरता पर मोहित हो गई और क्या हो गई, तो प्रसन्न हो गई, अर्थात रीझ गई, वो तो प्रसन्न हो गई। अब जैसे सोनजुई हो जाती है, मालती की माल है, वो मालती की माला है जो सफेद रंग की माला है, वो बाद में क्या हो जाती है, पीले रंग की माला हो जाती है जब उसपे चमक पड़ती है। तो सफेद रंग की माला दिखती नहीं है, वो कौन से रंग की दिखती है, वो पीले रंग की दिखती है। तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें, तो इसमें सोन जूही सी, सोन जूही के समान, तो ये उपमा अलंकार हो जाएगा। ये सखी कह रही है नायिका से, नायक और नायिका के मिलन के बारे में, या नायक के बारे में कह रही है कि हो रीजी लखी, रीजियो छबी छबीले लाल, अर्थात मैं तो रीझ गई छबीली सुंदर नायक पर है। जैसे मालती की माला है वो पीले रंग का, जब उसमें चमक पड़ती है तो वो सोनजुई के समान दिखाई देती है, ठीक है। ऐसे लगता ही नहीं कि वो मालती की माला है, वो तो किसकी माला लगती है, वो तो सोनजुई की माला लगती है, मालती की बेल नहीं लगती, वो सोनजुई की बेल लगती है, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं अपने। बहके सब जिए की कहत, ठोर कुठारू लखे ने, छिन और से ए छवि छाके ले नैन। बहके अर्थात वश में, सब जिए की कहत, हरिदय की, सब हरिदय की कहते हैं। ये जो नेत्र है ना, ये आजकल क्या हो गए हैं, ये नायक के वश में चले गए हैं, ये बहक गए हैं, ये नयन क्या हो गए हैं, ये बहक गए हैं। और सब जिए की करता, अर्थात हृदय की बात है ना, वो कह देते हैं। और ठोर कुठोर लखे ने स्थान, कुठोर का मतलब भी होता है स्थान, कोई जगह ही नहीं देखते ये तो। लखे ने मतलब देखते हैं, लखे ने मतलब न देखते हैं। ये जो नेत्र है ये तो इतने बहक गए हैं, हृदय की बात कह देते हैं, ये तो स्थान बिना स्थान ही नहीं देखते, ठोर कुठोर भी नहीं देखते। अर्थात ये जो आंखें हैं ये इतनी बिगड़ गई है, ये कोई जगह बिना जगह ही नहीं देखते। छिन और से ए छवि छाके नैन, देखो पल भर में, ठीक है, पल भर में इधर, पल भर में उधर, ए छवि छाके नैन, छवि का मतलब होता है सुंदरता, छाके मतलब पीते हैं, नेत्र, ठीक है। ये नायिका का कथन है सखी से, किसके बारे में, नायक के बारे में। नायिका का कथन है किसके बारे में, नायक के बारे में। क्या कहना चाहती है नायिका, नायिका कह रही है कि मेरी जो ये आंखें हैं ये सब हृदय की बात कह देती है ये आंखें, ये कोई स्थान अस्थानी नहीं देखती, एक पल में कहीं इधर, एक पल में कहीं उधर, ये तो नायक की सुंदरता रूपी छवि है उसका ही पान करती है, नायक की सुंदरता रूपी छवि उसका ही पान करती है। कहने का मतलब है कि नायक मार्केट में, नायक महल में, नायक
सभा में, नायक अकेले में कहीं पर भी मिल जाता है तो ये आंखें सीधी की सीधी उनसे मिलती है। तो कभी इधर मिलती है, कभी उधर मिलती है, मतलब सारे दिन उनको ही देखती रहती है और हृदय की बात है वही आंखों से कह देती है नायक को। इस पे तो मेरा कोई बस नहीं है, ये तो सारे दिन किसका पान करती है, तो नायक की सुंदरता रूपी छवि का पान करती है। ये तो बहक गई है, अर्थात ये तो अब ये वश में ही नहीं है, सब हृदय की बात ही कह देती है आंखें। तो ये आंखें अर्थात सारे दिन किसकी ओर ताकती रहती है, तो ये नायक की ओर ताकती रहती है। अब नयन है वो बहक गए हैं, हृदय की बात कह रही है, आंखें थोड़ी कह सकते हृदय की बात को। तो इसमें मानवीय चेतना का आरोप होने के कारण क्या बन रहा है, मानवीकरण अलंकार बन रहा है। ठीक है, कौन सा अलंकार बन रहा है, तो देखो मानवीकरण अलंकार बन रहा है, महत्वपूर्ण है ये। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। फिरी फिरी चितु उस ही रहतु, टूटी लाज की लाव की लाज, अंग अंग छवि झोर में, भयो भोर की नाव। अब फिरी फिरी मतलब बार बार, फिरी फिरी मतलब है बार बार। चितु उस ही रहतु, चितु मतलब हृदय, उस ओर, उस ही मतलब उस ओर रहतु, टूटी लाज की लाव, ये लाज की लाव है भाई। टूटी लाज की लाव, लाव का मतलब है यहां रस्सी, लाज का मतलब है लज्जा। फिरी फिरी चितु उस ही रहतु, टूटी लाज की लाव, अंग अंग छवि झोर में, झोर का मतलब है लहर, छवि का मतलब है सुंदरता, भयो भौर की नाव, भौर का मतलब है यहां भंवर। ठीक है, ये नाव का मतलब नौका हो जाएगा। अब पहले तो उसकी आंखें, आंखें बहक गई थी, और यहां तो हृदय भी बहका हुआ है। कैसे बहका हुआ है, फिरी फिरी चितु उस ही रहतो, ये जो हृदय भी है, ये हृदय भी उस ओर ही रहता है, ये नायक की ओर रहता है। हृदय भी किस ओर रहता है, नायक की ओर रहता है। टूटी लाज की लाव, ये तो लज्जा की रस्सी है, वो भी आजकल तो टूट गई, शर्म ही नहीं आती इसको। लज्जा की रस्सी है, ये भी आजकल टूट गई है, इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। अंग अंग छवि झोर में, ठीक है, तो यहां है कि अंग अंग के, नायक के अंग अंग की सुंदरता की लहरों में, जोहर का मतलब है लहरों में, भयो भंवर की नाम, ये हृदय है, ये भंवर की नाम की तरह। जैसे ये भंवर पड़ता है ना नदी में, नदी में जब भंवर पड़ता है तो ये जो नाव है ये कहां रहती है, ये नाव तो भंवर के अंदर ही रहती है। इसी प्रकार ये हृदय भी है, ये घूम घूम के चारों ओर किसकी छवि देखता रहता है, ये किसकी छवि देखता है, तो ये तो नायक की छवि देखता रहता है। नायिका कह रही है सखी से किसके बारे में, नायक के बारे में। याद कर लेना भाई, ये नोट कर लेना, ये जो बात बता रहा हूं है, ये बात है वैसे तो श्रृंगार रस की बात है, लेकिन नोट करने लायक भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि आपके एग्जाम में सीधी सीधी पूछी जाएगी ऐसी पंक्तियां। फिरी फिरी चितु उस ही रहतु, बार बार हृदय उस ओर ही रहता है, टूटी लाज की लाव, ये जो लज्जा की रस्सी है यही टूट गई है। अब तो हृदय कोई बात मानता ही नहीं है, जैसे थोड़ी देर पहले पढ़ा था, आंखें कोई बात नहीं मानती। अंग अंग छवि जोर में, अंग जो नायक के अंग अंग की सुंदरता रूपी लहरों में, ये भयो भंवर की नाम, ये भंवर की नाम के समान जिस प्रकार लहरों में फंसी जाती है नाव, तो इधर उधर चल चल के ये वापस उसी तरह आती है, उसी प्रकार हृदय किसकी ओर चलता है, तो नायक की ओर चलता है। नायक की ओर हृदय तड़पता रहता है, कहने का मतलब है। तो इसमें कौन किसके किसे कह रहा है, किसके बारे में कह रहा है, इसमें नायिका का कथन है, किससे, सखी से, किसके बारे में, तो नायक के बारे में कथन है भाई। ठीक है, महत्वपूर्ण हो जाता है ये। आगे बढ़ते हैं। नीकी दई अनाकनी, नीकी दई अनाकनी, फीकी परी गुहारी, तजो मनो तारन बिरदु, बारक बारन उतारी। बारक है
बारन उतारी। अब ये भक्ति रस का पद है भाई, भगवान से पुकार है, भगवान भक्ति, भक्त की भगवान से पुकार है। ये पुकार क्या है? ये पुकार है, ये बिहारी कह रहे हैं, बिहारी रूपी भक्त कह रहे हैं। प्रतीक रूप में वो बिहारी है और वैसे भक्त है। ये देखो, नेकी दई मतलब है उलाना है, एक प्रकार की उलाना है, ये ओरमा है ये, कि वाह क्या बात है, अच्छी करी आपने तो, नीकी दी मतलब अच्छी दी, अनाकनी देखो कितनी अच्छी अनाकानी है ये तो आपकी, ये तो कितनी अच्छी अनाकानी है या फिर अनसुनी है। फीकी परी गुहारी, गुहारी का मतलब पुकार है वो भी ढीली पड़ गई, अब तो मेरी पुकार है वो फीकी पड़ी जा रही है। आप तो अच्छा आनाकानी कर रहे हो, हे भगवान, हे भगवान आप तो अच्छे अनसुनी बात कर रहे हो मेरी, तो मेरी बात है वो भी फीकी पड़ गई अब तो। तज्यो आपने तो छोड़ दिया, तज्यो मतलब है छोड़ दिया, मानो तरन बिरदु, तरन बिरदु का मतलब है मुक्त करने का यश, अर्थात है तारने का यश, तारने का यश, तारने का यश आपने तो मानो छोड़ ही दिया, तारने का यश। बारक मतलब एक बार, बारनू, बारनू का मतलब हाथी। अभी सेकंड ग्रेड 2025 और ये है 8 सितंबर, 8 सितंबर को जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में ये प्रश्न आया था, बारनू का क्या अर्थ होता है? बारनू का क्या अर्थ होता है? हाथी होता है। बारनू का क्या अर्थ होता है? तो बारनू का अर्थ है हाथी होता है। बारनू का क्या अर्थ है? यहां बारनू का मतलब है हाथी है। नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी, तज्यो मनो तारन बिरदू बारक बारनू तारी। नीकी दई अनाकनी अर्थात ये जो अनाकानी है ये भी फीकी पड़ गई। अब तो ये गुहार है ये भी फीकी पड़ गई। तज्यो मनो तारन बिरदू, ये तो त्याग दिया, मानो तारने का यश ही आपने त्याग दिया। बारक बारनू तारी, एक बार जब आपने बारनू को तारा, हाथी को तारा, वो कौन सा हाथी था भाई? सुना है ना आपने कि एक हाथी थे, उनको श्राप था और वो एक बार पानी पीने के लिए जा रहा था तो उसे मगरमच्छ ने खींच लिया था, तो उसे भगवान विष्णु ने उसको बचाया था। तो यहां भगवान विष्णु ने बचाया था उस हाथी को मगरमच्छ से। तो हजारी सॉरी ये बिहारी जी कह रहे हैं कि आपने हाथी को तो बचा लिया, लेकिन बचाने के बाद में आपने तो ये बचाना ही छोड़ दिया, मेरी गुहार है इसको भी फीका कर दिया, मेरी जो ये गुहार है इसको ही फीका हो रही है, क्योंकि आपने तो ऐसा लगाया जैसे हाथी को तार दिया और तारने के बाद में भूल गए, तारना ही भूल गए कि लोगों को औरों को भी तो तारना है। ये जो बिहारी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बिहारी प्रार्थना कर रहे हैं, तो बिहारी को भी तो निहारना है, इन्हें बिहारी को भी तो निहारना है। ये भी बिहारी भी तो गुहार लगा रहे हैं, आपने हाथी की गुहार को पूरा कर दिया लेकिन उसके बाद में तो तारना ही छोड़ दिया। वो जो हाथी की कथा है ना, हाथी पानी पीने गए, वहां उनको मगरमच्छ पकड़ लेता है, फिर उसके बाद में हाथी पुकार लगाता है भगवान विष्णु से, तो भगवान विष्णु आते हैं और उसको हाथी को बचा लेते हैं, है ना, वो वाली कथा है। तो एक बार हाथी को बचा के आपने तो तारने का यश ही छोड़ दिया, तज्यो मतलब छोड़ ही दिया। मनो होने के कारण, देखो ये मनो होने के कारण इसमें कौन सा अलंकार आ रहा है? तो इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार आ रहा है। ये क्या है? ये भक्त की भगवान से पुकार है। ये क्या है? ये भक्त की भगवान से पुकार है कि आपने तो छोड़ ही दिया तारना, एक बार हाथी को क्या तारा, उसके बाद में तारना ही छोड़ दिया। पेपर में कैसे प्रश्न आएगा? पेपर में ऐसे प्रश्न आएगा, बारनू का क्या अर्थ होता है, बारक का क्या अर्थ होता है, बारक का मतलब एक बार, तारन बिरदु का मतलब क्या होता है, तारने का यश होता है। जो जो मैंने शब्दार्थ लिखवाए हैं सारे के सारे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जो जो मैंने शब्दार्थ लिखवाए हैं सारे के सारे ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, सारे के सारे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने। चित ही ललचोहे चखनु, चित ही ललचोहे चखनु, डरी घूंघट पटमाह, छल सो चली चुआई के, छिनकू छबीली छाह। अब चितई मतलब है हृदय से,
या फिर देखना। ललचोहे मतलब लालच में। चखनू मतलब आंखों से। डरी घूंघट पटमा है, घूंघट के पर्दे में। छल सो, डरी मतलब यहां डरी का मतलब डर से या फिर जी भर करके घूंघट के माह। छल सो छुआई, छल सो चली छुपाई के, छल मतलब छल कपट से, चालाकी से कह सकते हैं ये, चालाकी से। चली छुपाई के, छुआई के, छुपाई के अर्थात है छू करके, छुआई मतलब है छू करके। छिनको मतलब क्षण बल। छबीली छा अर्थात है नायक, नायक की छाया से, छबीली छाया मतलब नायक की छाया से खुद की छाया को छुआ कर, छुआ कर। देखते हैं। हृदय है लालच में आंखों से, हृदय है वो लालच में है, किसके लालच में है? ये नायक के लालच में है हृदय। तो ये जो आंखें हैं ये घूंघट में इस तरह देख रही है, हृदय और आंखें लालच में। ये जो नायिका है, मैं आंखें बना देता हूं, ठीक है, ये नाक बना देता हूं, ये मुख बना देता हूं, ठीक है, और थोड़े गंदे हो गए, चलो ठीक है, ठीक है। तो ये जो घूंघट में है नायिका, ये घूंघट में है, तो इसकी जो परछाई पड़ रही है ना, अब चित ही ललचोहे चखनु, हृदय है वो लालच में, आंखों के लालच में, और डरी घूंघट पटमा है, ये जो जी भर के देखना चाहता है, ये जो आंखें जी भर को देखना चाहती है नायक को घूंघट के पर्दे में भी। तो और तो कुछ बस चलता नहीं। अब नायिका है वो खुद तो नायक से मिल नहीं पाती भरी सभा में, तो वो क्या करती है, वो अपनी परछाई को नायक की परछाई से छुआ करके चलती है। ये अर्थ है इस दोहे का, कि अपनी परछाई को, नायक अपनी परछाई को, सॉरी नायिका अपनी परछाई को नायक की परछाई से टच करवा के चलती है, खुद तो टच हो नहीं सकती, ठीक है, खुद तो मिल नहीं सकते। तो छबीली छा से अर्थात छाया से पल भर के लिए, क्षण भर के लिए अपनी छाया को नायक की छाया से छुआ के चलती है। ये इसे, ये जो नायक की छाया इधर पड़ रही है, नायक बना देता हूं मैं, ठीक है, ये जो नायक है भाई, ये नायक है, ये नायक की छाया यहां पड़ रही है, तो नायिका है इस छाया से अपनी छाया को छुआ करके चलती है भी, नायक की छाया से नायिका अपनी छाया को छुआ करके चलती है। ये इस दोहे का अर्थ है। अब इसमें देखो, नायक का कथन है दूती से, ठीक है, नायक की सखी से है। इसमें नायिका क्या है, क्रिया विदग्धा है, अर्थात अंदर ही अंदर जल रही है नायक से मिलने के लिए। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो जाता है, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो जाता है। नायक का कथन है किससे, तो नायिका से कथन है भाई, ठीक है, नायक का कथन किससे है, तो नायिका से कथन है, ठीक है, नायक का कथन नायिका से अर्थात दूती से, नायिका क्या है, तो क्रिया विदग्धा नायिका है, ये इसका अर्थ हो जाएगा। हाँ जी। जोग जुगति लिखे सबे, मनो महामुनि मेन, चाहत पिए अद्वैतता, काननों सेवत नेन। कितना सुंदर दोहा है, जब इसका अर्थ लगाओगे तो बहुत ही सुंदर है ये। जोग जुगती मतलब योग अवस्था या फिर मिलने की तरकीब, जोग जुगती कर रहे हैं, लिखे सबे अर्थात कर रहे हैं, मनो महामुनि मेन। अब महामुनि मेन अर्थात है, एक तो ये महामुनि का अर्थ कर लेते हैं अपने तपस्वी, और एक है मेन, मेन का मतलब है कामदेव। चाहत प्रिय अद्वैतता, प्रिय मतलब है, प्रिय का मतलब यहां है पति,
या फिर नायक। ठीक है, एक प्रियतम या फिर नायक, और एक क्या है, परमात्मा। अद्वैतता मतलब एकत्व, नायक से एकाकार, एकत्व का मतलब है यहाँ, अद्वैतता का मतलब है एकाकार। ठीक है, अद्वैतता का मतलब क्या है, एकाकार। काननू सेवत नैन, काननू मतलब है यहां, काननू देवत्व कानों तक, और काननू सेवत नैन, नैन का मतलब है नेत्र। अब मैं बताऊंगा इसका अर्थ, बताऊंगा, बहुत जबरदस्त अर्थ है इसका। सेवत नैन, काननू सेवत क्या है, नैन, नैन का मतलब एक तो नेत्र है, और नेत्र किसको से रहे हैं, तो कानों को से रहे हैं। ठीक है, अब देखो नायिका है, ये जो नायिका है, चलो मैं चेहरा बाद में बना देता हूं, पहले आंखें बना देता हूं। ठीक है, ये नाक है। ठीक है, और ये मुख है, ये ये नेत्र है। ठीक है, ये नेत्र है। अब ये मुख बना देते हैं, नायिका का मुख है ये। ठीक है कोई और ही लग रहा है, सॉरी, कोई और ही लग रहा है, लेकिन वे क्या करें, तो अपने मुख को हटा देते हैं। अब ठीक है, अपने हिसाब से जो भी बना सकते हो। अब यहां क्या कह रहे हैं, यहां बिहारी कह रहे हैं कि जोग जुगती एक प्रकार की क्या है, कि कोई मिलने की तरकीब लगा रहे हैं। कौन मिलने की तरकीब लगा रहे हैं, मानो कामदेव खुद ही नायिका को नायक से मिलाने की तरकीब लगा रहे हैं। नायक को नायिका से मिलाने की तरकीब कौन लगा रहे हैं, खुद कामदेव लगा रहे हैं। कैसे, ये जो आंखें हैं, जैसे ये जो, जैसे आपने बनी ठनी का चित्र देखा होगा, उसकी ये जो आंखें है ना, ये आंखें कहां तक चली गई है, तो ये कान तक चली गई है। चाहत पिए अद्वैतता, अर्थात अपने पति से एकाकार होने के लिए मानो उनके जो कान है वो आंखों से मिल गए हैं। अब कान आंखों से मिल गए, अर्थात ये जो कान है यहां तक आंखें चली गई, इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं। आंखें जैसे यहां इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं कि वो कहां तक चली गई है, कान तक चली गई है। और इतनी सुंदर हो गई है नायिका कि उनके कान है वो आंखों तक है, उनके कान में, कहने का मतलब है कान बड़े नहीं बल्कि आंखें बड़ी है, इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं कि कहां तक चली गई है, कान तक चली गई है आंखें। आंखें कहां तक चली गई है, तो कान तक चली गई है आंखें। ठीक है, नायक की जो, नायक के प्रति वो अद्वैतता चाहने के कारण, नायक के लिए एकाकार होने के कारण, नायक के प्रति एकाकार एकत्व होने के कारण, उनकी जो, उनको सहायता कौन कर रहा है, मानो कामदेव ही सहायता कर रहा है। और कामदेव क्या कर रहा है, तो कामदेव नायिका के नेत्रों को कहां तक बढ़ा रहा है, तो कान तक बढ़ा रहा है। मतलब नायिका इतनी सुंदर हो गई है कि नायक उसको छोड़ के और किसी को देख ही नहीं। नायिका इतनी सुंदर, नायिका को कामदेव ने इतना सुंदर बना दिया है एकाकार करने के लिए, पति से या पिया से एकाकार करने के लिए, नायक से एकाकार होने के लिए नायिका को इतना सुंदर बना दिया है कामदेव ने, कि जो ये नेत्र है, ये नेत्र कहां तक चले गए हैं, कान तक चले गए हैं। अब दूसरा इसमें अर्थ आ रहा है ब्रह्मचारी से मतलब, ब्रह्मचारी या फिर तपस्वी से मतलब। ये जो तपस्वी है ये क्या सीख रहा है, योग युक्ति सीख रहा है। तपस्वी मानो योग युक्ति सिखा रहा है। योग युक्ति कोई योग नाम की अवस्था है, योग अवस्था सिखा रहा है। कौन सिखा रहा है, तपस्वी सिखा रहा है। और तपस्वी सिखा रहा है किससे मिलने के लिए, तपस्वी किससे मिलाने के लिए, ब्रह्मचारी को परमात्मा से मिलाने के लिए। ठीक है, परमात्मा से मिलाने के लिए, परमात्मा से एकाकार करने के लिए। मानो ये जो एकत्व प्राप्त करने के लिए ऐसे लग रहा है जैसे ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी है, ये कानन अर्थात किस में रहता है, जंगल में। काननू का दूसरा अर्थ क्या है, तो काननू का अर्थ है, दूसरा अर्थ है जंगल। इस काननू का मतलब क्या है, जंगल है दूसरा। अब तपस्वी है वो
ब्रह्मचारी को परमात्मा से मिलाने के लिए, परमात्मा से एकाकार करने के लिए किसमें रखता है, तो जंगल में भेज देता है। और यहां कामदेव नायिका को नायक के प्रति अद्वैत करने के लिए, एकाकार करने के लिए क्या करता है, उनकी आंखों को कानों तक बढ़ा देता है। दो अर्थ आ रहे, कितने जबरदस्त आ रहे हैं। तो इसमें अलंकार कौन सा हो रहा है, श्लेष अलंकार हो रहा है। प्रत्येक पद के, प्रत्येक शब्द के दो दो अर्थ होने के कारण इसमें श्लेष अलंकार है, और मनो शब्द आने के कारण इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये जो मानो, मनु, जानो, जनु, मन हूं, जनु, ज्यो त्यों शब्दों का उपयोग होता है, इस वजह से इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, समझ में आ गया होगा। नायिका से नायक को मिलाने के लिए नायिका के नेत्र है वो कहां तक बढ़ गए हैं, कानों तक बढ़ गए हैं। कौन बढ़ा रहे हैं, कामदेव बढ़ा रहा है। ठीक है, दूसरी बात, जो ये तपस्वी है, ये ब्रह्मचारी को परमात्मा से एकाकार करने के लिए कहां भेज देता है, जंगल में भेज देता है। साधारण सी बात है। आगे है, ये प्रश्न आया था असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के पेपर में। असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था, खरी पात्री कान की कौन बढ़ाऊ बानी, आंख कली न रली करे अली, अली जिए जानी। खरी पात्री कान की, पात्री का मतलब है, खरी का मतलब है बहुत, पात्री का मतलब है कच्ची, बहाऊ मतलब कान की, मतलब कान की कच्ची है, बहुत कान की कच्ची है नायिका। कौन बहाऊ बानी अर्थात कौन बहाता है, बहकाता है, कौन बहकाता है या नष्ट करता है। ये बानी मतलब आदत। आक कली, आक की कली, आक की कली या फिर फूल, नए रली करे, रली मतलब मिलना। अली हे सखी, अली जिए जानी, आप हे सखी। अब यहां पहले अली का मतलब है भ्रमर। ठीक है, पहले अली का मतलब क्या है, तो पहले अली का अर्थ है भ्रमर। ठीक है, रली मतलब मिलना या विहार करना, इस अली का मतलब भ्रमर है, और इस अली का मतलब है सखी। जिए जानी मतलब हृदय से जान लो, हृदय से जान लो। खरी पात्री कान की, ये तो नायिका है, ये तो कान की कच्ची बहुत है। सखी का कथन है नायिका से, सखी समझा रही है नायिका को, क्योंकि नायिका को किसी ने कह दिया कि तुम्हारा नायक है वो तुम्हारे प्रति प्रेम नहीं कर रहा, वो तो किसी और से प्रेम करता है। अब नायिका कान की कच्ची है, तो नायिका कान की कच्ची है, तो नायिका की सहेली नायक नायिका को समझा रही है कि तुम तो बहुत कान की कच्ची हो, तुम्हें हर कोई बहका देता है। आप एक बात को समझो कि ये जो आक का पौधा है, इस पे कभी भी भ्रमर नहीं बैठता, वो तो कमल के पौधे पर बैठता है, वो तो गुलाब के फूल पर बैठता है। आक के फूल पर कभी भ्रमर बैठता है क्या, आक के फूल पर कभी भ्रमर नहीं बैठता। एक तो ये अर्थ आ रहा है, और दूसरा अर्थ क्या रहा है, ये जो नायक है ये किसी अन्य नायिका के प्रेम में, नायिका के प्रेम में, अन्य नायिका के प्रेम में नहीं पड़ेगा। नायक अन्य नायिका के प्रेम में नहीं पड़ेगा। इस प्रकार, जिस प्रकार भ्रमर है वह कभी आक के फूल पर नहीं बैठता, आक के कली की रली नहीं करता, वो आक के फूल पर नहीं बैठता, वो आक की कली पर कभी नहीं बैठता, वो तो किसकी कली पर बैठता है, गुलाब के फूल पर, सुंदर फूलों पर बैठता है ना, कि आक के फूल पर बैठता है। ठीक है, तो यह आक का फूल तो क्या है, अन्यत्र नायिका है, भ्रमर कौन है, नायक है। और यहां जो असली जो फूल पे कौन बैठता है, तो वो नायिका, मूल नायिका आ जाएगी। अब देखो, सखी का कथन है नायिका से, और किसके प्रति आश्वासन दे रही है, वो नायक की निष्ठा के, नायक के निष्ठा के, नायक का निष्ठा के प्रति आश्वासन, अर्थात वो नायक के बारे में समझा रही है कि नायक है किसी और नायिका के प्रेम में नहीं पड़ेगा भाई,
नायक है वो किसी और नायिका के प्रेम में नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये इसका अर्थ है भाई। आगे देखो, अब ये प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर, ये प्रश्न स्कूल लेक्चरर, ये प्रश्न सेकंड ग्रेड 2023 2025, असिस्टेंट प्रोफेसर 2024, सेकंड ग्रेड 2023-25, 2022 स्कूल लेक्चरर। हर बार ये एग्जाम में पूछा गया था। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि पिए बिछुरन को दुस है दुख, पति से बिछुड़ने का, पिए का मतलब है यहां पति से, दुस है मतलब असहनीय, दुस है का मतलब हो जाएगा कठिन या असहनीय। हर्षु जात प्यसार, हर्षु मतलब है खुशी या प्रसन्नता, प्योसार का मतलब है मायका। या फिर अभी सेकंड ग्रेड में पूछा था पिता का घर, पिता का घर क्या होता है? तो मायका होता है। दुर्योधन सो देखियति तजत प्राण ही बार, दुर्योधन की तरह, दुर्योधन कौन है यहां? दुर्योधन की तरह, ऐसे लगता है जैसे किसकी तरह? तो दुर्योधन की तरह। तजत प्राण ही बार, तजत का मतलब है त्यागेगी, तजत मतलब है त्यागेगी, तजत का मतलब है त्यागेगी, प्राण ही बार मतलब इस बार। अब सखी का कथन अन्य सखी से है, किसके बारे में? नायिका के बारे में, नायिका के बारे में। सखी का कथन है अन्य सखी से नायिका के बारे में, क्योंकि नायिका कहां जा रही है? मायके जा रही है। अब नायिका मायके जा रही है तो उसको क्या हो रही है? खुशी हो रही है। ठीक है, और पति से या प्रिय से बिछड़ेगी, वो इतने दिन पति को छोड़कर जाएगी, पति से बिछड़ेगी, तो उसको क्या हो रहा है? साथ साथ में दुख भी हो रहा है, खुशी भी हो रही है और साथ साथ में दुख भी हो रहा है। जब खुशी और दुख साथ में होता है तो ऐसे लगता है जैसे नायिका तो इस साले मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। कैसे? जैसे दुर्योधन को साप था, दुर्योधन को साप क्या था? कि जब तू खुश भी रहेगा और दुखी भी हो जाएगा तब तुम्हारी क्या होगी? मृत्यु होगी। पांडव मारे गए, ठीक है, पांडव मारे गए और दुख भी हुआ उस बात को, दुख भी हुआ था, एक दुख भी था और एक खुशी भी थी, दोनों थी, तो दोनों एक साथ हुआ। तो इसके बाद में दुर्योधन मारे गए थे। और यहाँ खुशी किस बात की हो रही है? मायके जाने की, और दुख किस बात का हो रहा है? पति से बिछुड़ने का। तो उसी तरह नायिका भी मरने को तत्पर है। कौन कह रहा है? सखी कह रही है अन्य सखी से। किसके बारे में? नायिका के बारे में। कि अब तो ऐसे लगता है पिए बिछुड़न को दूसरे दुख, हर्षु जात प्यसार। एक तो पति से बिछुड़ना और एक है हर्षु जात प्यसार, मायके जा रही तो खुश हो रही है और पति से बिछुड़कर दुखी हो रही है। दुर्योधन सो देखियति तजत प्राण इस बार, देखो दुर्योधन की तरह ये इस बार भी प्राण त्यागेगी। प्राण त्यागी की मतलब है इनके प्राण चले जाएंगे जब ये खुश हो रहे दुखी दोनों हो जाएगी। तो हाँ जी, जीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, सुर तरु की मनु सिंधु में लसती सह पल्लव डार। ये सह पल्लव है इसका, सह पल्लव डार। जीने पट में, जीने का मतलब होता है जीने या फिर हल्के या बारीक, पट में, पट का मतलब है साड़ी में, जीनी साड़ी में झुलमली, झुलमली अर्थात झिलमिल रंग है। साड़ी का ये जो झिलमिल रंग है ना, इसमें झलकती, झलकती मतलब सुशोभित तो हो रही है। ओप अपार, ओप का मतलब आभा या चमक, अपार मतलब है अत्यंत। नायिका की, नायिका है वो जीनी साड़ी में इस प्रकार सुशोभित हो रही है, उनका जीने साड़ी में, और उनका जो मुख है वो इस प्रकार सुंदर सुशोभित हो रहा है जब उन्होंने ओप अपार अर्थात झुलमुली झलकती, झिलमिल रंग है नायिका का या झिलमिल मुख है नायिका का, वो इतना सुंदर दिखाई दे रहा है किसमें?
जीनी साड़ी में या जीने पट में, जीने वस्त्र में, ठीक है, वस्त्र या फिर साड़ी है, पट का मतलब यहां वस्त्र या फिर साड़ी है, यहाँ जीनी साड़ी में या जीने पट में नायिका इस प्रकार सुशोभित हो रही है, सुरतरु की अर्थात कल्प वृक्ष की, सुरतरु मतलब कल्प वृक्ष की, मनु मतलब मानो, सिंधु में अर्थात समुद्र में, लसती मतलब सुशोभित होती है, सैपल्लव डार पत्तों सहित, सैपल्लव मतलब पत्तों सहित और डार मतलब डाली। अब ऐसे लग रहा है जैसे कल्प वृक्ष है, इस कल्प वृक्ष की, कल्प वृक्ष की जो ये डाली है किस सहित, पत्तों सहित, और समुद्र में हिल रही हो। किसको देख के प्रतीत हो रहा है, नायिका अपनी घूंघट में, अपनी साड़ी में इतनी सुंदर लग रही है, इतनी ओप, इतनी आभा चमक रही है, ऐसे लग रहा है जैसे समुद्र में कल्प वृक्ष है, वो पत्तों सहित उनकी कल्प वृक्ष की डालियां है वो हिल रही हो। कल्प वृक्ष है, ठीक है, कल्प वृक्ष, ये कल्प वृक्ष किसमें है, तो समुद्र में है, ठीक है, ये समुद्र है, ये समुद्र है, ये कल्प वृक्ष है, ये कल्प वृक्ष डाली सहित पत्तों सहित इस प्रकार हिल रहा है। ऐसे लगता है, किसको देख के ऐसे लगता है, नायिका अपनी साड़ी में है, तो नायिका की साड़ी में, नायिका अपनी साड़ी में ऐसी लग रही है जैसे जीने पट में क्या है कि नायिका इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो कल्प वृक्ष की जो डालियां है, पत्तों सहित डालियां समुद्र में हिलोरे ले रही हो, इतनी सुंदर है। अब यहां मनु आने के कारण कौन सा अलंकार हो जाएगा, देखो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। और यहां नायक का स्वागत कथन है, किसके प्रति, नायिका के प्रति। याद कर लेना, यह भी पूछा जा सकता है, अपने नोट्स है उसमें नोट कर लेना, नायिका के प्रति कथन है भैया, ये किसके प्रति कथन है, तो ये नायिका के प्रति कथन है। अगला है डारे ठोडी गाड़, डारे ठोडी गाड़, नैन बटोही मारी, चिलक चौंद में रूप ठग, हंसी फांसी डारी, डारे मतलब डाल दिया, ठोडी गाड़ ठोडी का गड्ढा, डाल दिया ठोडी का गड्ढा, नैन बटोही मारी उसमें नैन रूपी यात्री या फिर राहगीर, मारी मतलब मर गया, फंस गया वो, चिलक चौंद में, चिलक चौंद में, चिलक मतलब चमक, चमक की तिलमिलाहट में, रूप रूपी ठग ने, नायिका के रूप रूपी ठग ने उसको क्या कर लिया, फांसी में डाल दिया, हंसी रूपी फांसी में डाल दिया, हंसी रूपी फांसी में डाल दिया। अब नायक का कथन है, नायिका की सखी से किसके बारे में, नायिका के बारे में है। वापस अपने तो ये आंखें बनाते हैं, ठीक है, ये आंखें बनाते हैं और ये नाक बनाते हैं। अब इसको थोड़ा हंसता हुआ बनाते हैं, वैसे तो ये क्या है कि गुस्से में से नायिका लग रही होगी, अब इसको थोड़ा हंसता हुआ बनाते हैं, ठीक है, और इसके, अरे ये तो मुख बड़ा सा हो गया, ठीक है, ये मुख है, ठीक है, डाले ठोडी गाड़, इसमें क्या है कि ठोडी में एक गड्ढा पड़ गया, ठोडी में गड्ढा पड़ गया, किसके कारण है, हंसी के कारण, हंसी के कारण। अब ठोडी में सॉरी गड्ढा पड़ गया, नायिका की ठोडी में गड्ढा पड़ गया, किसके कारण, हंसी के कारण, इसमें नायक फंस गया, अर्थात नायक मोहित हो गया, किसके कारण, नायिका की
हंसी के कारण उसकी ठोडी में जो गड्ढा पड़ गया, उस गड्ढे में नायक है मोहित हो गया। कहने का मतलब है ये जो ये होते हैं ना गाल पर, ये क्या बोलते हैं उसको, पिंपल्स, क्या बोलते हैं नाम, मेरे को तो अभी भी पता नहीं है। पिंपल्स नहीं होते, कोई और ही नाम होता है उनका। जो भी है वो ऐसे हंसते हैं तो ऐसे पड़ते हैं ना वो। तो उस गड्ढे में, इस गड्ढे में नायिका के हंसी रूपी इस गड्ढे में नायक है वो फंस करे मोहित हो गया। कैसे मोहित हो गया? जिस प्रकार ठग ने राहगीर को, ठग ने राहगीर को चमक में फंसाकर फांसी दे दी। ठीक है, गड्ढे में फंसाकर फांसी दे दी। ये जो ठग कौन है? नैन रूपी ठग कौन है? ठग है रूप रूपी ठग है। ये नायिका का रूप है, ये तो ठग है। ठीक है, और वो चोंद में, जिस प्रकार चिलक चोंद में अर्थात है चमक दमक में फंसा लेता है, नायिका का चेहरा चमक दमक में फंसा लेता है, उसी प्रकार ठग को भी फंसा लेता है। नैन रूपी बटोही है यहाँ, नैन रूपी राहगीर है उसको, और गड्ढे में फंसा करके और क्या दे देता है? फांसी दे देता है। इसी प्रकार जिस प्रकार नायक है नायिका के चेहरे की मुस्कान के कारण, उसके गाल पर पड़े गड्ढों के कारण फंस गया, मोहित हो गया, उसी प्रकार जिस प्रकार राहगीर को एक ठग है वो गड्ढे में फंसा के फांसी दे देता है। ठीक है, अब इसमें देखो नायिका का नक्सिक वर्णन है। नक्सिक वर्णन, नाखूनों का वर्णन, शिखा का वर्णन। ठीक है, मतलब चेहरे का वर्णन है। सांग रूपक अलंकार है, अंगों सहित आरोप है। ठोडी रूपी गड्ढा, नैन रूपी बटोही, चिलक रूपी चोंद, रूप रूपी ठग, हंसी रूपी फांसी। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये सांग रूपक अलंकार हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई ये। मैं आपको साथ साथ में चित्र रूप में समझा रहा हूं ताकि आपके समझ में आ जाए भाई। ठीक है, आपके समझ में आ जाए। हाँ जी। कीने हु कोटिक जतन, अब कही काढ़े कोनु, ओ मनमोहन रूप मिली, पानी में को लोनु। कीने हु कोटिक जतन, कोई कितने भी करोड़ों यत्न करे, अब तो कोई कितने भी करोड़ों यत्न करे, करोड़ों प्रयास करे, अब कहीं काढ़े कोनु, अब इनको कौन निकाले। भो मन का मतलब है मेरा मन। मोहन रूप मिली, मोहन मतलब है यहां श्री कृष्ण पर रूप में मिल गया है। मेरा मन है वो तो श्री कृष्ण के मन में, श्री कृष्ण के मन में इस प्रकार मोहित हो गया है। पानी में को लोनो, जिस प्रकार पानी में क्या रल जाता है? पानी में नमक रल जाता है। मन रूपी मानस में, ठीक है, मेरा मन रूपी जो सरोवर, मन रूपी जो मन रूपी मानस है, मनस है, ये श्री कृष्ण में इस प्रकार। अब देखो, एक तो है इसमें श्लेष अलंकार आ रहा है। अब श्लेष अलंकार इस वजह से आ रहा है, पहले तो मैं नायक नायिका से संबंधित बात करता हूं। यहां नायक के प्रति नायिका के प्रेम की अन्यता प्रकट हो रही है। वो नायिका ऐसे कह रही है कि अब तो कोई कितना ही प्रयत्न कर दे, अब तो नायक को मेरे हृदय से कोई नहीं निकाल सकता। मैं तो नायक के हृदय में इस प्रकार मोहित हो गई हूं, उसके रूप पर इस प्रकार मोहित हो गई हूं, मेरा मन तो नायक के रूप पर इस प्रकार मोहित हो गया है, जैसे पानी में क्या घुल जाता है? नमक घुल जाता है, उसी प्रकार मेरा मन है वो नायक के प्रति घुल गया है, अब निकल नहीं सकता। अब दूसरा इसमें जो अर्थ आ रहा है श्लेष अलंकार में, दूसरा अर्थ आ रहा है मेरा मन है वो श्री कृष्ण में इस प्रकार मोहित हो गया है। एक तो नायक के प्रति और एक किसके प्रति? श्री कृष्ण के प्रति। श्री कृष्ण के प्रति इस प्रकार मोहित हो गया। मन रूपी मानसरोवर है ये, अर्थात मानसरोवर, मन रूपी मानसरोवर श्री कृष्ण के प्रति इतना मोहित हो गया कि अब तो जैसे पानी में नमक मिल जाता है, उसको कोई निकाल नहीं सकता, भले कोई कितने करोड़ों यत्न कर ले।
अब काडी कहे काडू कोनु, अब कौन का निकाल सकता है। तो दो अर्थ आने के कारण श्लेष अलंकार हो रहा है। एक बात को स्पष्ट करने के लिए बिंब प्रतिबिंब भाव में दूसरी बात कही जाए ना, तब इसमें दृष्टांत अलंकार आ रहा है। ये दृष्टांत अलंकार असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में और ये फर्स्ट ग्रेड के पेपर में दोनों ही लगते हैं। ये सेकंड ग्रेड में भी लग रहा है श्लेष अलंकार, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी लग रहा है और फर्स्ट ग्रेड में भी लग रहा है। ये मेरा मन है वो नायक में इस प्रकार घुल गया है जिस प्रकार पानी में नमक घुलता है। मेरा मन श्री कृष्ण के प्रति इतना घुल गया है जैसे पानी में नमक घुल जाता है। अलंकार कौन कौन सा हो रहा है, तो श्लेष अलंकार दृष्टांत अलंकार हो रहा है। नायिका किससे कह रही है, तो सखी से कह रही है। किसके बारे में कह रही है, नायक के प्रति कह रही है। नायिका के प्रेम की अनन्यता प्रकट हो रही है। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। 20वां दोहा है, लग्यो सुमनु है सफलू, आतप रोसु निवारी, बारी बारी आपनी सींची सुहृदयता बारी। लग्यो सुमनु है सफलू, सुमनु का मतलब है फूल, ठीक है, और एक सुमनु का मतलब है प्रेम। सफलू सफलता पूर्वक प्रेम बढ़ गया और सफलता पूर्वक फूल बढ़ गया। सुफलू मतलब फल युक्त फूल लग गया है, और सुफलू मतलब फल, अच्छा फल प्राप्त हुआ है। एक तो फल प्राप्त हुआ है और एक फल हुआ। आतप रोसु निवारु, आतप तो गर्मी और रोसु मतलब क्रोध, निवारी मतलब दूर, दूरी रखना। निवारी मतलब छोड़ दे या दूर कर दे, निवारी का मतलब छोड़ दे या दूर कर दे। बारी बारी आपनी सींची, बारी मतलब एक तो बारी का मतलब है नवयौवना, एक तो बारी का मतलब है नवयौवना, दूसरे बारी का मतलब है खेती। आपने सींची मतलब सींच करके, एक तो सींचना और एक प्रेम को बढ़ाना। सुहृदयता बारी, सुहृदयता से मतलब एक तो प्रेम से, ठीक है, और एक लगन से। बारी का मतलब है, यहां बारी का मतलब है पानी और एक बारी का मतलब नल आ जाएगा, ठीक है। पानी पानी, एक तो पानी आ जाएगा और एक आंसू आ जाएगा, ठीक है। या फिर पानी का अर्थ लगन आ जाएगा, पानी का अर्थ सहृदय भी आ जाएगा, प्रेम भी आ सकता है यहाँ पानी का अर्थ, ठीक है। पानी का मतलब है, बारी का मतलब प्रेम भी आ सकता है। पहले नायक नायिका के संबंध में करते हैं। नायक नायिका के संबंध में करते हैं। नायक नायिका के संबंध में इस प्रकार कर रहे हैं कि सखी का कथन है नायिका से कि अब इस प्रेम का फल प्राप्त हुआ है, अब आप क्या मत करना, क्रोध मत करना। इस प्रेम का क्या प्राप्त हो गया है, तो फल प्राप्त हुआ है। प्रेम का क्या प्राप्त हुआ, तो फल प्राप्त हुआ है, प्रेम का फल प्राप्त हुआ है। अब इसे किससे बचाना, क्रोध से बचाना। अब तुम कभी नायक नायिका अर्थात तुम दोनों आपस में कभी क्रोध मत करना, अब आपको प्रेम रूपी फल प्राप्त हो गया है। बारी बारी आपने सींची अर्थात आप है, अर्थात हे नवयौवना, हे नायिका, आप अपनी प्रेम को सींचना। सुहृदयता बारी, सुहृदयता रूपी प्रेम से अर्थात प्रेम रूपी पानी से सींचना इसको। सुहृदयता बारी अर्थात प्रेम रूपी पानी से इसको सींचना तुम, अर्थात लगन से, अर्थात लगाव से। सुहृदयता का मतलब यहां प्रेम, और एक मैं यहां लिख दूं लगाव, तो और ज्यादा आपके समझ में आ जाएगा। सुहृदयता मतलब है प्रेम या फिर लगाव से इसको सींचना, एक तो ये अर्थ है। दूसरा माली के अर्थ में आ रहा है। माली को कह रहा है कि अब आपकी बाड़ी में क्या लग गए हैं, फूल लग गए हैं और क्या लग गए हैं, फल लग गए हैं। अब इसे किससे बचाना, गर्मी से बचाना, और आपकी बाड़ी में निरंतर क्या देते रहना, तो पानी देते रहना। माली को तो कहा गया है आप अपनी बाड़ी में फल फूल लग गए हैं तो गर्मी से तो बचाना और क्या देते रहना, पानी देते रहना।
और सखी है वो नायिका से कह रही है। इसमें जो सखी है वो नायिका से कह रहे हैं कि नायक से आपका प्रेम लग गया है, प्रेम हो गया है, तो इस प्रेम को बचाए रखना, प्रेम रूपी आपको फल प्राप्त हो गया, अब आप क्रोध मत करना, लड़ाई झगड़ा मत करना। अब तो हे नवयौवना, अब आप अपने लगाव से इसको बार बार सींचना, अर्थात बार बार प्रेम करना, ठीक है, बार बार इस प्रेम को बढ़ावा देना, न कि प्रेम को गुस्से में कम करना। दो अर्थ आ रहे हैं, दो अर्थ आने के कारण इसमें अलंकार कौन सा हो रहा है, तो इस पद में श्लेष अलंकार हो रहा है भाई, याद रख लेना। इसमें अलंकार कौन सा हो रहा है, तो श्लेष अलंकार हो रहा है। दूसरी बात, सच्चे प्रेम की सफलता प्राप्त हो गई। देखो, नई सखी का कथन है नायिका से, और वो भी क्या बताया गया है, सच्चे प्रेम की सफलता बताई गई है, सफलता प्रकट हो रही है सच्चे प्रेम की, ठीक है, सच्चे प्रेम की सफलता प्रकट हो रही है। हाँ जी, ये जो 20 पद थे, ये 20 पद तो स्कूल लेक्चरर में, सॉरी सेकंड ग्रेड में ये जो 20 पद लग रहे हैं, 5 पद है, ये 5 पद असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल व्याख्याता में ये 5 पद एक्स्ट्रा लग रहे हैं, वो 5 पद भी मैं आपको करवा रहा हूं। सेकंड ग्रेड वालों खासकर याद कर लेना, ये पद आपके 5 पद और महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे रहा है वो आगे की भर्तियों में फर्स्ट ग्रेड का भी एग्जाम देगा, आगे की भर्तियों में कॉलेज लेक्चरर का भी एग्जाम देगा, तो वहां आप ऐसे थोड़ी अलग से पढ़ोगे, अलग से कहीं क्लास देखोगे 5 पदों की तो नहीं देख सकते, इसलिए आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री है, गिफ्ट में कह सकते हैं ये 5 पद। असिस्टेंट प्रोफेसर वालों, सेकंड ग्रेड की जगह फर्स्ट ग्रेड वालों, आपके लिए 25 के 25 पद महत्वपूर्ण है, आपके सीधे सीधे प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे भी, ठीक है। तो अपने बढ़ते हैं 21वें पद की ओर। अजो तरियो न ही रहो, श्रुति सेवते इक रंग, नाक बास, नाक बास बेसरी रहो, बसी मुक्तन के संग। कितना सुंदर पद है। अजो का मतलब आज तक, अजो का मतलब है आज तक, अजो मतलब है आज तक, तरियो ना मतलब लटकन रह गई, कानों की लटकन है वो लटकन ही रह गई। श्रुति सेवत एक अंग, अर्थात कान को सेते सेते वो कान की लटकन ही रह गई। नाक बास बेसरी रहो, देखो नाक पर जो बेसरी है उस पे तो मोती आने के कारण वो कितनी सुंदरता बढ़ा रहा है, ठीक है। अब इसके 3 अर्थ आ रहे हैं, वो तीनों अर्थ बताएंगे आपको। आपको एक में नायिका का मुख बताना पड़ेगा भाई, मजबूरी है, ठीक है, अपने गुस्सेल नायिका न बना के अपने ये आंखें हैं, ये नाक है, ये मुख है, ये कान है, ये मुख है, ठीक है। नाक का जो ये आभूषण है ये तो है बेसरी, कौन सा है, ये बेसरी है, और ये कान का आभूषण है, ठीक है, ये है तरियोना। ये क्या आ जाएगा, तरियोना। अब एक प्रकार की कही गई है कि नायिका के कान का भूषण है, वो तो कान के लटकने के कारण कान का ही होकर रह गया, लटकता ही रह गया वो तो। अरे के नाक का भूषण है, वो नाक का भूषण है मोतियों के चमकने के कारण है, मोतियों से जड़े होने के कारण है, पूरे चेहरे की सुंदरता बढ़ा रहा है। क्या बढ़ा रहा है, पूरे चेहरे की सुंदरता बढ़ा रहा है, पूरे चेहरे की सुंदरता बढ़ा रहा है। नाक का भूषण है, वो नाक का ही रह करे पूरे चेहरे की सुंदरता बढ़ा रहा है, और कान का आभूषण तो हमेशा लटकता ही रहता है, कान का आभूषण तो हमेशा लटकता ही रहता है। अब दूसरी बात ये, आज तक तरा नहीं, अजो तरियो ना,
आज तक तरा नहीं। श्रुति सेवत, श्रुति मतलब वेद पढ़ के, वेद पढ़ के और सुन करके। ये जो विद्वान है ये वेद पढ़ पढ़ के भी तरा नहीं, अर्थात इस संसार से पार नहीं हुआ, संसार से इसका क्या नहीं हुआ, तो उद्धार नहीं हुआ, वेद पढ़ पढ़ करके भी। और मूर्ख है, मूर्ख है नाकबास बेसरी रहे हो, ठीक है, नाकबास अर्थात वो स्वर्ग में चला गया बेसरी के कारण, ठीक है, अर्थात जिसकी कोई साख न हो, ये बेसरी का मतलब है मूर्ख। बसी मुकुतन के संग, अर्थात मुकुतन का मतलब है संतों की शरण में, संतों की शरण में आके मूर्ख लोग हैं वो तो नाक में चले गए, अर्थात स्वर्ग में चले गए। नाक मतलब एक नाक का स्वर्ग भी होता है। मुक्तन अर्थात संत, मुक्त मुक्त करने वाले संतों की शरण में आके तो मूर्ख लोग थे, अर्थात जो अज्ञानी लोग थे, मूर्ख की जगह मैं यहां लिख देता हूं अज्ञानी, अज्ञानी लोग थे वो तो नाक में चले गए, स्वर्ग में चले गए। और जो विद्वान है वो अपने आप को विद्वान कहते गए और वेद पढ़ते गए, लेकिन वो आज तक ही नहीं तरे, आज तक उनका उद्धार नहीं हुआ, आज तक उनका तो उद्धार नहीं हुआ। और कई लोग संतों की शरण में आके इस संसार सागर से पार हो गए, सिद्ध लोग या फिर संत लोग हैं, संत लोगों की शरण में आके इस संसार सागर से पार हो गए। अलंकार देख लो कौन सा अलंकार हो रहा है, श्लेष अलंकार हो रहा है, श्लेष से अलंकार हो रहा है। इसमें कवि सत्संग की महिमा है और इसके साथ साथ में शास्त्र ज्ञान की अवज्ञा भी है कि लोग शास्त्र ज्ञान पढ़ते पढ़ते, वेद पढ़ते पढ़ते इस संसार सागर से पार नहीं हुए, और जो अज्ञानी लोग थे वो संतों की शरण में आके इस संसार सागर से पार हो गए, अर्थात नाक में चले गए। और दूसरा, नायिका का जो कान का भूषण है वो तो लटकता ही रह गया, और नाक का भूषण मोतियों के कारण है पूरे चेहरे की सुंदरता बढ़ा रहा है भाई, पूरे चेहरे की सुंदरता बढ़ा रहा है। ये बहुत बार पेपर में आया हुआ है, मैं आपको पीवाईक्यू और करवा दूंगा, उस पीवाईक्यू में मैं भी आपको बता दूंगा कि ये प्रश्न है कैसे पूछे जाते हैं, पीवाईक्यू भी करवा दूंगा। हाँ जी आगे, जम करी मुंह तरहरी पर्यो, इही धरहरी चितलाऊ, विषय त्रिषा परिहरी अजो, नरहरि के गुण गाऊं। जम करी, जम मतलब यमराज, करी मतलब हाथी, यमराज रूपी हाथी, यमराज रूपी हाथी के मुंह रूपी तलहटी, मुंह रूपी तलहटी अर्थात माया में, यही धरहरी चितलाऊं अर्थात बिन इस सहारे के हृदय में लाऊं, विषय तृष्णा, विषय विकार रूपी तृष्णा, परिहरू मतलब त्यागू, अजो नरहरि के गुण गाऊं, नरहरि अर्थात मैं तो विष्णु के गुण गाऊं, विष्णु के गुण गाऊं, नरहरि भगवान विष्णु और एक गुरु नरहरि के गुण। एक तो है कि हाथी है वो जम करी मुंह तर हरि पर्यो, यमराज के मुंह में चला गया था हाथी, यमराज रूपी ये मगरमच्छ था, मगरमच्छ के हाथों कौन चला गया था, हाथी चला गया था। यही धरहरी चितलाऊ, उसी वक्त उन्होंने हृदय में भगवान श्री कृष्ण का, भगवान विष्णु का, नरहरि का गुण गाया, और विषय त्रिषा तजू अर्थात मैं तो विषय विकार रूपी तृष्णा है उसको त्याग दूं और नरहरि के गुण गाऊंगा, विष्णु के। क्यों? क्योंकि एक बार यमराज के मुख में पड़ने के कारण हाथी ने भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का सहारा लिया, भगवान विष्णु को याद किया, और हृदय में जैसे ही भगवान विष्णु को याद किया वैसे ही भगवान विष्णु ने उसको तार दिया, बचा लिया मगरमच्छ से। तो मैं भी विषय विकार रूपी तृष्णा को त्याग दूं और नरहरि के गुण गाऊं। यहां एक अर्थ है कि बिहारी के गुरु का नाम, बिहारी के गुरु का नाम भी क्या था, बिहारी के गुरु का नाम था नरहरिदास।
मैं तो नरहरि के गुण गाऊंगा। ये बिहारी तो कह रहे हैं मैं नरहरि के गुण गाऊंगा। और जो ये सामान्य व्यक्ति है वो भक्ति पद जब गा रहा है, भक्ति विषय पद है ये, इसमें सामान्य व्यक्ति कहता है कि मैं तो जिस प्रकार हाथी मनी मने यमराज के हाथों पड़कर भी मनी मन श्री कृष्ण को अर्थात भगवान विष्णु को याद करते हैं, उसी प्रकार मैं भी याद करूंगा और विषय विकारों रूपी तृष्णा को त्याग दूंगा। ये पद किसका है? तो ये भक्ति का पद है भैया। ठीक है। अब इसमें ये जो श्लेष अलंकार है, ये जो श्लेष अलंकार है, श्लेष अलंकार तो नरहरि के दो अर्थ आने के कारण श्लेष अलंकार है। और ये जो ना हरि धर हरि, इसमें ये क्या हो जाएगा? इसमें ये यमक अलंकार हो जाएगा। ये तर हरि अभंग यमक हो जाएगा। धर हरि तर हरि परिहरि नर हरि, तो इसमें हरि हरि लगने के कारण ये क्या हो जाएगा? इसमें सभंग यमक हो जाएगा। याद कर लो, ये इसमें सभंग यमक अलंकार हो जाएगा। हाँ जी, आगे देखते हैं। अगला है ये नायक नायिका के, विखंडित नायिका के बारे में है कि पलनु पीक अंजनु अधर धरे महावरु भाल आजु मिले सुभली करी भले बने हो लाल। अब नायिका का कथन है नायक से। क्यों? ये जो नायक है, नायक सहनायिका से मिलकर आया है या फिर पर स्त्री गमन करके आया है। करके आया है, पर स्त्री गमन करके आया है। नायक नायक सहनायिका से मिलकर आया या फिर पर स्त्री गमन करके आया है। तो नायक के पलनु मतलब पलकों पर, पीक का मतलब होता है ओठों की लालिमा। ओठों की लालिमा। अंजनु मतलब काजल, और ये जो काजल कहां है? ये ओठों पर है। ओठों की लालिमा तो उनके पलनु अर्थात पलकों पर है, और काजल है वो उसके होठों पर है। होठों पर काजल लगा हुआ है। नायक के होठों पर क्या लगा हुआ है? काजल लगा हुआ है। और पलकों पर क्या लगा हुआ है? तो होठों की लालिमा लगी हुई है, लिपस्टिक लगी हुई है। धरे महावरू भाल, महावरू का मेहंदी, जो पांव की मेहंदी होती है, ये जो पांव की मेहंदी है ये माथे पर लगी हुई है। नायक के माथे पर, तो यहां माथे पर तो क्या लगी हुई है? अब मैं नायक का चेहरा बना देता हूं। ये नायक का चेहरा है, ये नायक की आंखें हैं। ठीक है, ये नाक है और ये होठ है नायक का। ठीक है, ये नायक है भाई। पलनु पीक अर्थात इस पलकों पर क्या है? ओठों की लालिमा आ गई। ओठों की लालिमा। अंजनु अधर, अंजनु मतलब है काजल है होठों पर, यहां क्या आ गया? काजल आ गया। धरे महावर भाल, यहां क्या आ गई? पैरों की मेहंदी आ गई। ऐसे कैसे हुआ कि पैरों की मेहंदी वो माथे पर लग गई, होठों की लालिमा वो आंखों पर लग गई, और काजल है वो होठों पर लग गया। आजू मिली सु भली करी बने भले बने हो लाल। आज जो मिले हो ऐसे ही भला भला किया आपने। ये उलाना है, भले बने हो लाल मतलब अच्छे बन रहे हो। तो आप अब तो आप अच्छे बन रहे हो। क्या अच्छे बन रहे हो? अब ये क्या है? ये नायक ने परस्त्री गमन किया, तो नायिका के पैरों की मेहंदी के या फिर पैरों के तो माथा रगड़ा उन्हें। नायक रात्रि में नायिका के पैरों की मेहंदी के माथा रगड़ा, इसके कारण माथा क्या हो गया? लाल हो गया। ये जो नायक की आंखें हैं इन पर नायिका ने चूमा था, इसके कारण होठों की लालिमा है वो इनके आंखों पर लग रही है। और ये जो है इन्होंने इन्होंने नायिका के होठों पर चूमा था, इसके कारण इसके होठ है वो क्या हो गए? तो इसके होठों पर काजल लगा हुआ है। तो एक प्रकार का क्या है कि नायिका का कथन है वो नायक से कथन है, और यहां नायिका क्या हो गई है?
खंडिता हो गई है, इनका दिल है वो चूर चूर हो गया है, क्योंकि नायक है वो परस्त्री गमन करके आया है। ठीक है, नायक है वो परस्त्री गमन करके आया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें असंगति अलंकार हो जाएगा भाई। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, इसमें असंगति अलंकार हो जाएगा, और साथ साथ में वक्ता द्वारा श्रोता की बात को जानबूझकर टेढ़े अर्थ में लेना। वक्ता द्वारा श्रोता की बात को जानबूझकर टेढ़े अर्थ में लेना, या वक्ता की बात को श्रोता द्वारा जानबूझकर टेढ़े अर्थ में, वक्ता की बात को श्रोता द्वारा जानबूझकर टेढ़े अर्थ में लेना, वह अतिशयोक्ति है। जानबूझकर टेढ़े अर्थ में ले रही है नायिका, क्यों? क्योंकि ये इनके चेहरे की हालत ऐसी है ये। ठीक है, ये नायक है, नायिका नहीं है, याद कर लेना। हाँ जी, 24वां पद, लाज गर्भ आलस उमंग, उमग भरे नैन मुस्कात, राती रमी रति देहिती कही, ओरे प्रभा प्रभात। रमी मतलब है लीन, रमी का मतलब है यहां लीन, लीन है ये। रति का मतलब रति क्रीड़ा, रति का मतलब रति क्रीड़ा। देही है ये, रति देही, ये देही है, देही का मतलब है शरीर। प्रभात का मतलब है छवि, प्रभात का मतलब क्या हो जाएगा, छवि। ठीक है, प्रभा, सुबह प्रभा का मतलब है यहां चमक। अब क्या है कि प्रथम पंक्ति में जो विपरीतार्थक शब्द ऐसे है कि एक तरफ तो लज्जा है, और लज्जा का विपरीतार्थी शब्द क्या आ जाएगा, गर्व आ जाएगा। ये एक प्रकार का विपरीतार्थक है। एक तरफ तो आलस है और एक तरफ उमंग है, ये दोनों विपरीतार्थी शब्द आ गए, ये दोनों विपरीतार्थी शब्द आ गए। एक तरफ तो नैन भरे हुए अर्थात आंसू है, और एक तरफ है मुस्कान है। एक तरफ तो आंसू है और एक तरफ है मुस्कान है, एक तरफ तो आंसू है और एक तरफ है मुस्कान है। तो नायिका के आंखों पर, नायिका प्रथम पंक्ति में विपरीतार्थक है, तो इसमें क्या है कि जो सखियां है वो आपस में बात कर रही है, आपस में, आपस में, आपस में सखियां है वो आपस में बात कर रही है। ठीक है, नायक नायिका के बारे में, और खासकर किसके बारे में, सखियां नायिका से मिलती है तो नायिका के बारे में बात करती है। क्या बात करती है कि एक तरफ तो ये लज्जा से शर्मा रही है, एक तरफ ये गर्वित महसूस कर रही है, एक तरफ तो ये इसको आलस हो रहा है, और एक तरफ ये उमंग में है, एक तरफ तो इसके आंसू है और दूसरी तरफ इसकी आंखों में मुस्कान भी है। तो ये जो रात्रि को है, रात्रि मतलब रात्रि को रति क्रीड़ा में व्यस्त थी, नायक से रति क्रीड़ा में व्यस्त थी, और प्रभात में इसकी ऐसी छवि बनी हुई है, प्रभात में इसकी ऐसी छवि बनी हुई है। तो अनुभाव विधान दृष्टि है ये। ठीक है, विभाव के बाद में अनुभाव होता है ना, जो अनुभाव, अनुभव विधान दृष्टि है ये। द्रष्टव्य है कि कैसे वो रात्रि भर रति क्रीड़ा में व्यस्त थी, तो सुबह उनकी कैसी हालत है, विपरीतार्थक हालत है। एक तरफ लज्जा, एक तरफ गर्व, एक तरफ आलस्य, एक तरफ उमंग, एक तरफ आंसू और एक तरफ है मुस्कान। कैसा रहे, प्रथम पंक्ति में विपरीतार्थक शब्द है। ठीक है, विपरीतार्थक शब्द है। आज का जो अपने देखते हैं, ये पढ़ते हैं, पति रति की बतियां कही, सखी लई मुस्काई, कह के सबे टला टली, अली चली सुख पाई। पति रति की बतियां कही अर्थात रात भर की बातें, पति की रात भर की बातें। सखी लगी मुस्काई अर्थात सखी है वो मुस्कुराते चली। कह के सबे टला टली, कह करके सब टला टली अर्थात पुण्य का धक्का देते हुए चल पड़ी। अली चली सुख पाई, ये जो नायिका है ये, या फिर सखी है, ये सुख पाती है। अर्थात पति रति की बतियां कही, रात भर पति से जो रति क्रीड़ा हुई उसकी बातों को सुनकर के सखी लखी मुस्काई, अर्थात उसकी जो सहेली है, नायिका की सहेली है, वो मुस्काती है। कह के सबे टला टली,
कहते कहते सारी सखियां है वो चल पड़ी, अली चली सुख पाई, और मन ही मन सारी की सारी सखियां है वो सुख पाती है। और नायिका भी अपनी सहेलियों को अपने पति की बातें बताते हुए सुख पाती है, और साथ साथ में सहेलियां भी है वो अपनी नायिका की पति की बातों को सुन कर करके सुख पाती है। अब देखो सखी का कथन है अन्य सखी से, और किसके संबंध में, नायक नायिका के संबंध में। देखो किस प्रकार वो सुख पा रही है, कि नायिका है वो किस प्रकार सुख पा रही है, रात की बातों को याद कर करके किस प्रकार सुख पा रही है। तो सखी का कथन है अन्य सखी से कह रही है कि वो कैसे सुख पा रही है नायक नायिका के संबंध में, अर्थात सारी रात की बातें वो मने मने दोहरा रही है। हाँ जी, आज का अंतिम पद है, बहुत ही प्रसिद्ध पद है, ऐसे मान लेना ये आपके पेपर में भी आ सकता है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आया हुआ है, ये सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ है, और ये फर्स्ट ग्रेड में भी आया हुआ है। तो परवारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी अवे उर्वशी समान। हे राधा, हे राधा, सखी कह रही है राधा से कि हे राधा, तो पर वारों, वारों का मतलब निछावर करूं, उर्वशी अर्थात हे राधा, हे राधा नागरी, हे राधा चतुर, सुजान का मतलब होता है ज्ञानी या चतुर, हे चतुर राधा, मैं आप पर तो स्वर्ग की अप्सरा भी न्यौछावर करती हूं, स्वर्ग की अप्सरा। हे राधा, मैं तो आप पर स्वर्ग की अप्सरा भी न्यौछावर करती हूं, हे राधा नागरी, हे राधा चतुरे, मैं तो आप पर स्वर्ग की अप्सरा भी न्यौछावर करती हूं, तू मोहन के उर्वशी, मोहन का मतलब है श्री कृष्ण। हे राधा नागरी, मैं आप पर तो स्वर्ग की अप्सरा न्यौछावर करती हूं, तू तो मोहन के हृदय में बसी है, तू तो मोहन के हृदय में बसी है। जिस प्रकार है मोहन तो गले में उर्वशी माला पहनते हैं, अर्थात कौन सी माला पहनते हैं, तो वैजयंती माला पहनते हैं। जिस प्रकार गले में वैजयंती माला धारण करते हैं, वैसे गले में तुम सवार है, मैं तो तुम पर उर्वशी न्यौछावर करती हूँ। इस पहले का अर्थ हो जाएगा उर्वशी, स्वर्ग की अप्सरा। दूसरे उर्वशी का अर्थ हो जाएगा हृदय में बसी, तू मोहन के उर्वशी अर्थात तू मोहन के हृदय में बसी हुई है, उर्वशी के समान बसी हुई है। जिस प्रकार मोहन के हृदय के ऊपर वैजयंती माला सुशोभित है, वैसे ही तू मोहन के हृदय के ऊपर वैजयंती माला रूप में विराजमान है। तो देखो उर्वशी के कितने अर्थ आ रहे हैं। पहला अर्थ आ रहा है अप्सरा, दूसरा अर्थ आ रहा है हृदय में, और तीसरा अर्थ आ रहा है वैजयंती माला। तो देखो तीन शब्द अलग अलग अर्थ आ रहे हैं, तीनों अलग अलग शब्द है और अलग अलग ही उनके, एक ही शब्द है तीनों अलग अलग जगह आ रहे हैं और एक ही अर्थ आ रहा है उनका। इसके कारण इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा, तो श्लेष अलंकार हो जाएगा। हाँ, शब्द उर्वशी केवल एक ही बार आता, उसके अनेक अर्थ होते, तब वहां कौन सा अलंकार होता, वहां श्लेष अलंकार होता, वे वहां श्लेष अलंकार होता। अब इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें तो इसमें यमक अलंकार है, याद कर लेना। ये जो प्रश्न है ये आपके एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है भाई, ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है भाई, महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लेना। 100% आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई। हाँ जी, बताओ भाई आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप भाई जितने भी एप्लीकेशन पर ये वीडियो देख रहे हैं वो सभी के सभी साथी कमेंट बॉक्स में लिख देना। फिर भी आपको कोई समस्या हो, वैसे तो उम्मीद है आज आपको ये वीडियो सारे समझ में आ गए होंगे, सारे वीडियो एक एक करके तैयार हो गए होंगे। फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो समस्या बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हैं भाई। धन्यवाद।